जी अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैफ़ा आवाज़ आ रही है बेटा आपको? अच्छा जी, हमारी आज IAS 16 की सेकंड क्लास होगी। IAS 16 की आज सेकंड क्लास होगी। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्या कुछ डिस्कस किया था, एक दफ़ा उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन हुआ था, हमने बात अपनी शुरू की थी, हमने बात शुरू की थी कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट क्या होता है। तो प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट से मुराद वो सारी मशीनरी जो कि यूज हो रही होंगी प्रोडक्शन में, और इक्विपमेंट से मुराद क्या? मशीनरी जो कि अदर देन प्रोडक्शन मशीनरी में शामिल होती है, उसको हम लोग इक्विपमेंट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। अच्छा जी, फिर हमने बात की थी कि सर क्या बात की थी, याद कीजिए, कि इस स्टैंडर्ड के वजूद में आने का पर्पस क्या है। तो फिर हमने पूछा उससे कि भाई तुम क्यों वजूद में आए हो, तुम्हारा क्या काम है? तो उसने बोला मैं आया हूं यहाँ पे पीपी की अकाउंटिंग सिखाने के लिए। उसने ये जवाब दिया, मतलब पीपी की अकाउंटिंग में क्या कुछ आएगा, उसकी डेफिनेशन, उसका रिकग्निशन, उसको इनिशियली किस अमाउंट पे मेजर करना है, उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज शामिल होनी है, क्या नहीं होनी, आगे आने वाले सालों में उसी पीपी पे जब खर्चा होगा तो उस खर्चे में से कौन से खर्चे को एक्सपेंस आउट करना है और कौन से खर्चे को हमने कैपिटलाइज करना है। इसी तरह से उसने बोला कि आगे आने वाले सालों में या तो तुम कॉस्ट को बेस बना के डेप्रिशिएट करोगे, या तो तुम क्या करोगे, हर साल 2 साल 3 साल में एसेट की फेयर वैल्यू मालूम कराओगे। अगर उस अमाउंट को डेप्रिशिएट करोगे तो उस हवाले से भी मेरे पास जो भी ट्रीटमेंट होगा वो मैं बताऊंगा। इसका मतलब वन टू ऑल जो भी पीपी रिलेटेड मैटर्स हैं उसको कौन डील करेगा? बोलिए IAS 16। तो स्कोप में क्या बात हमने की थी कि ये जो स्टैंडर्ड है IAS 16, उसकी क्या लिमिट है, क्या उसका स्कोप है। तो सर जितनी भी पीपी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं इसके ऊपर बोलिए अप्लाई होता है। फिर हमने बात की थी, बोले शाबाश, आप ही बताइए क्या थी बात, बोले। मुझे तो याद है, ऑब्जेक्टिव हुआ, उसके बाद स्कोप हुआ, उसके बाद बोलिए क्या चीज आएगी, उसकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन में हमने बात की थी, देख लीजिए आपके पास रजिस्टर में काम नोट हुआ हुआ होगा, पीपी जो है वो टेंजेबल एसेट है, मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल। अच्छा जी सर, ये वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा अरसे की होती है। मतलब क्या हुआ, इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा, यानी कि 1 से ज्यादा अरसे तक हमें इसका एसेट का बेनिफिट मिलेगा। और तो और अब जो मैं बात करने लगा हूं उसमें से अगर आउट ऑफ 3, अब जो मैं बात कर रहा हूं 3 बातें करने लगा हूं, उसमें से अगर 8 भी मीट होती है अलॉन्ग विद दी मोर देन यूजफुल लाइफ वाली बात, तो वो पीपी की डेफिनेशन को मीट कर जाएगा। क्या है सर? फॉर यूज हो रहा होगा किसके लिए? गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, या तो वो यूज हो रहा होगा सर्विसेज की फरहामी के लिए, सप्लाई के लिए, दोनों में से किसी एक पर्पस के लिए या दोनों पर्पस के लिए, राइट। अच्छा जी, ये हुई पहली बात। फिर दूसरी क्या बात बोली सर? या तो वो यूज हो रहा होगा किस पर्पस के लिए? बोलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा, वो सर्विसेज की सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल लेट्स सपोज नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है, और तो सर साथ साथ वो एडमिन पर्पस के लिए यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, मैंने क्या बात बोली कि लाइफ मोर देन 1 ईयर के बाद जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, उन 3 के 3 मीट करते हैं, बेहतरीन। उन तीनों में से एक भी मीट करता है तो उसका मतलब पीपी की डेफिनेशन मीट हो गई। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि हम इसको रेंट आउट कर रहे होंगे, इसको हम लोग रेंट आउट कर रहे होंगे। तो रेंटल के हवाले से यहाँ पे एक अलहदा से हमने नोट भी करके कुछ लिखा था। वो ये लिखा था कि सर IAS 16 का नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। तो हम लोग IAS 16 में जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ये वो प्रॉपर्टी है जो कि यूज होगी, बोलिए, बिजनेस में। तो प्रॉपर्टी का या तो यूज हो रहा होगा, या तो प्रॉपर्टी को हम लोग खरीद रहे होंगे या बना रहे होंगे, किस लिए? बोलो, बेचने के लिए। या तो हम लोग सर प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, ना यूज करना है ना सर उसको बेचना है, हमने उसको रेंट आउट करना है। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के रेंटल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, प्रॉपर्टी के रेंटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IAS 16 डील
नहीं करता, उसके लिए आपके कोर्स में एक दूसरा स्टैंडर्ड, उसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसका नंबर कौन सा है, IS 40। तो IS 40 का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के रेंटल से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसके लिए IS 16 अपनी खिदमात नहीं पेश करेगा। उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड खिदमात ली जाएंगी, बोलिए, IS 40 की। ठीक है जी। तो पीपी की डेफिनेशन ये शुरू में बात इसलिए करें क्योंकि ये जब गुफ्तगू से हम आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर ये चीजें हमारे जहन और दिमाग में बस चुकी होंगी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एसिड एक्सपेंस जब बढ़ता है तो सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं बात पूछ के भी हमसे, हमें पता है कि एसिड एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। इसी तरह से सर ऐसे ही पूछ रहा हूं, प्लस प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। सर ये बात पूछ के आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही है, कोई सवाल का तुक नहीं बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सारी बातें हम लोग एक दफा अच्छे प्यार मोहब्बत से कैजुअल अंदाज में डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब फिर मैं आगे जब जाके पूछूंगा, पता है आपको कि यार पीपीई की डेफिनेशन क्या होती है, सर क्या शर्मिंदा करें जिस तरह से प्लस प्लस के बारे में बात करता हूं, या मैं बोलता हूं कि भाई वो एसिड जब बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो डिस्कशन जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक, उसकी बारी बार बार नहीं आएगी। तो सर पीपीई की डेफिनेशन में हमने क्या कुछ आना है वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो बात आनी है वो क्या आनी है, बोलिए, वो क्या आनी है, रिकग्निशन की बात आनी है। तो हमने बात की थी कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग अपनी किताबों में कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा टाइम होगा जब हम अपनी किताबों में इसको एज एन एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड या उसकी जर्नल्स बना सकते हैं। तो जवाब यह आया जब उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा मतलब क्या हुआ, सर जब एसेट का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग उससे बेनिफिट्स लेने की पोजीशन में आ गए, और अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी किसका होगा, बोलिए, हमारा होगा। तो जब हमारे पास एसेट का कंट्रोल आ गया तो हम लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में भी आ गए। तो सर जब कंट्रोल हमारे पास आ गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जिसकी आप बात कर रहे हैं ये आगे आने वाले सालों में हमें क्या देगा, बोलिए, बेनिफिट्स देगा। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया के अंदर दो बातें बोली गई हैं। उसने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि ये एसेट आगे आने वाले सालों में तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और इस बात में ये चीज यकीनी है कि तुम्हें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोलिए, प्रोबेबल। तो अगर ये वाली शर्त मीट करती है तो ठीक है, रिकग्निशन क्राइटेरिया का एक पॉइंट मीट हुआ। कितनी बातें रिकग्निशन क्राइटेरिया के अंदर, दो। दूसरी बात क्या कह रहा है कि भाई जिस चीज को तुम अपने पास डेबिट करने जा रहे हो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, बोलिए, कॉस्ट। जाहिर सी बात है, डेबिट करोगे तो क्या करोगे, सर जो भी वो पड़ा हमें जितने का पड़ा उसकी होगी कॉस्ट। तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट को क्या तुम ऑथेंटिकली वर्कआउट कर सकते हो, क्या उसकी वैल्यू को तुम फाइंड आउट कर सकते हो। सर अगर एक चीज मैं खरीद रहा हूं, लेट्स सपोज 1 लाख की, तो इसका मतलब सर मुझे तो एस्टिमेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे पड़ी कितने की गई, 1 लाख। लेकिन हम लोग अभी कुछ सिनेरियो ऐसे देखेंगे जहां पे हम एसेट की कॉस्ट को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे, वहां पे कुछ एस्टिमेशन का भी दायरा-ए-कार होगा। वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अभी वो पॉइंट आने वाला है। वो कौन सा वाला पॉइंट, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट के अंदर हमने क्या बातें की थी कि सर एक तो होनी चाहिए उसकी परचेज प्राइस, दूसरा होना चाहिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा क्या होता है, बोलिए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हवाले से हमने कुछ बात शुरू की थी, उस पे अब अभी हम दोबारा से लौटेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बात बोल रहा हूँ, रिकग्निशन क्राइटेरिया के अंदर बेटा कितनी बातें आती हैं, 2। यानी कि जिस चीज को तुम आज अपने पास अपना एसेट मान रहे हो ना, ठीक, वो इस कॉन्फिडेंस की बेसिस पे मान रहे हो कि ये एसेट तुम्हें आगे आने वाले वक्तों में क्या देगा, बेनिफिट देगा, और ये बात यकीनी है। ठीक, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबल होना चाहिए, और तो और इसकी क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि उस कॉस्ट को आप लोग या तो एक्यूरेटली मालूम कर सकें, या अगर एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते तो उसकी कोई रिलायबल मेजरमेंट तुम्हारे पास सोर्स है या नहीं है, यानी कि कोई इसकी ऑथेंटिक वैल्यू तुम वर्कआउट कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर जवाब आया कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिलायबली मेजरेबल, तो इसका मतलब रिकग्निशन क्राइटेरिया की 2 बातें मीट हो गई, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बोलिए, प्रोबेबल, और कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बोलिए, रिलायबली मेजर कर सकते हो। तो इसका मतलब रिकग्निशन क्राइटेरिया आपका मीट हो गया, डन है। अच्छा सर, इसके बाद हमने कुछ बातें शादी की थी, वो क्या, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल
मेजरमेंट। सर रिकग्निशन का मतलब क्या था? वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा दिन है जब हम उसको अपने पास डेबिट कर सकते हैं, यानी कि वो दिन तारीख हमें पता चल गई। अब सर कितने अमाउंट से हमने उसको रिकग्नाइज करने के बाद डेबिट करना है, कितने अमाउंट से इसको डेबिट करना है, इस हवाले से हमारे पास यहाँ पे 3 बातें की गई थी। वो 3 बातें क्या थी सर? एक तो होगी उसकी परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस कैसे निकाली थी हमने कि जो भी उसकी रिटेल प्राइस थी या लिस्ट प्राइस थी या टैग प्राइस थी, अगर हमें किसी किस्म का कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, यानी कि यूं बोल सकते हैं अगर हमारी बार्गेन करने की वजह से हमें कोई डिस्काउंट मिल गया तो वो माइनस हो जाएगा। या सर हमने चूंकि बल्क क्वांटिटी में या बहुत भारी मालियत की चीज खरीदी थी, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल गया। इन दोनों बातों के लिए अल्फाज में कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिल जाए, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर 2 बातें थी, ठीक है जी। अगर मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है तो लिस्ट प्राइस में से क्या कराया जाएगा? बोलिए, माइनस कराया जाएगा। और तो और सर एसेट को हम लोगों ने जो एक्वायर किया उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज हमने अदा की और सरकार की तरफ से वो ड्यूटीज काबिल माफी नहीं है, वो ड्यूटीज हमने हर हाल में अदा करनी पड़ेंगी। तो उन ड्यूटीज को हम लोग क्या करेंगे? अपनी परचेज प्राइस के अंदर क्या करा देंगे? ऐड करा देंगे। तो परचेज प्राइस में हमारे पास 2 से 3 चीजें आती हैं। एक तो लिस्ट प्राइस आएगा, माइनस करा देंगे ट्रेड डिस्काउंट, और जो ड्यूटीज वगैरह हैं उसको हम लोग परचेज प्राइस में क्या करा देंगे? ऐड करा देंगे। हाँ जी, कोई सवाल था बेटा? अभी मैं आ रहा हूं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में भी आ रहा हूं कि उसके अंदर क्या बात होगी। सुनिएगा, यहां पे जो बात हमने अभी की थी परचेज प्राइस के अंदर, ये नॉन रिफंडेबल है। इसको हम लोगों ने क्या किया? नॉन रिफंडेबल बेसिकली ये ड्यूटीज हैं। नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज जो हैं वो किसका पार्ट बनती हैं? परचेज प्राइस का पार्ट बन जाती हैं। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह होती हैं उसको हम लोग कहां पे ले जाते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर ले जाते हैं। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर हमने क्या बात की थी? हर वो कॉस्ट, क्या लिखी हुई बात, जो कि एसेट को, बोले, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसी का एक और भी अंदाज हमने सुना था, डिस्कस किया था, हर वो कॉस्ट जो कि एसिड को डिजायर्ड लोकेशन में और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि मैनेजमेंट की इंटेंशन के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इन शॉर्ट, एसिड को चालू करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी कि सर अगर हम लोग गए आउट ऑफ पाकिस्तान किसी एसेट को खरीदने के लिए, तो सर हम लोगों ने जो भी कंसल्टेंट हायर किया होगा, जो भी हमारी लीगल टीम होगी, जो भी हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, जो खिदमात हमें दे रहे होंगे कि कौन सी ब्रांड का, कौन सी फीचर्स का, कौन सी स्पेसिफिकेशन का आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एसेट रिक्वायर्ड है, तो उसमें अगर हमारी एक्सपर्टीज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हमने टेक्निकल लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा ताकि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो हम पे करेंगे उनको। तो जो भी कंसल्टेंट हम लोग हायर करेंगे उनको पैसे देंगे। सर वहां जाएंगे, एसेट को एक्वायर करेंगे, तो वो तो परचेज प्राइस, लिस्ट प्राइस वाली बात हो गई। अब एसेट को हम लोगों ने पाकिस्तान में लेके आना है, तो सर लाने से पहले हम लोग ने क्या करनी होती है? उसकी पेमेंट करनी होती है। तो हमने अगर पेमेंट करनी है किसी फॉरेन सप्लायर को, और हम लोगों ने पेमेंट के लिए कौन सा चैनल फॉलो किया? बोली बैंक का। तो हम बैंक के पास जाएंगे तो हमारा बैंक जो है हमारे सप्लायर को क्या करेगा? गारंटी करेगा। तो बैंक बोलता है ठीक है भाई आप एलसी खुलवा लें, और एलसी जो आप खुलवाएंगे तो उसके चार्जेस हम आपसे लेंगे। तो एलसी के जो चार्जेस होंगे वो भी किस में आ जाएंगे? बोलिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। और फिर एसेट को वहां से हम यहाँ पे लेके आ रहे होंगे, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, रास्ते भर की इंश्योरेंस होगी। सर रास्ते भर की इंश्योरेंस हमारे जिम्मे क्यों आएगी? हमारे जिम्मे इसलिए आएगी क्योंकि जो भी रिस्क था, सही है नहीं, सप्लायर ने बोला भाई, जर्मन स्पोर्ट पे सप्लायर ने बोला भाई बहुत बहुत मुबारक हो, ये जर्मन सप्लायर है, पाकिस्तानी सप्लायर है, भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अब इस एसेट के हवाले से जो भी रिस्क है, जो भी रिवॉर्ड है, वो आपका हुआ। तो जाहिर सी बात है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा हो गया तो अब एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, या एसेट चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, उससे जर्मन सप्लायर का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उसने उस एसेट से रिलेटेड जो भी रिस्क था, सही नहीं, किसको ट्रांसफर कर दिया? हमें ट्रांसफर कर दी। जिस तरह से होता ही है कि हम लोग बकरे ईद के टाइम पे जाते हैं मंडी जानवर खरीदने के लिए, तो जो व्यापारी है वो कहता है कि भाई मैंने आपको ट्रक में तो जानवर चढ़ा दिए, अब वो जानवर मुबारक हो आपका हुआ, सही है जी। मैंने बोला नहीं नहीं यार आप हमारे घर तक पहुंचा। उसने बोला भाई मेरा सिर्फ जिम्मेदारी कहां तक थी कि ट्रक में उसको लोड करा दें, और बस हमारी जिम्मेदारी यहां पे पूरी हुई। अब ड्यूरिंग जो भी ट्रैवलिंग है, ड्यूरिंग सफर 2, 2.5, 3 घंटे का जो भी था, अब इस दौरान में मंडी चढ़ गई, मंडी उतर गई, समझ आ रही बात, या जानवर बीमार हो गया, या बारिश हो गई, या हमने
वो जंगले पे चढ़े हुए थे, किसी ने बोला भाई कितने का है, मैंने ऐसे ही फेंका उसको, उसने बोला भाई इतने का देगा। होता है ना भाई, कितने का जानवर कितने का जानवर, नॉर्मली ऐसा होता है जंगले पे जब चढ़े हुए होते हैं। तो हमने बोला भाई लिया था 5 लाख का, हमने किसी को बोला 7 लाख का, उसने बोला 7 लाख का दो, हमने बोला अभी उतारो ये जानवर तुम्हारा हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूं, क्या मेरे पास अथॉरिटी थी उस चीज को आगे बेचने की? बिल्कुल अथॉरिटी थी मेरे पास, ये वाली बात समझ आ रही है। और अगर उस जानवर की किसी को बोलूं यार 5 लाख के लिए, बोला पागल चूना लगा दिया तुझे, 5 लाख का थोड़ी जानवर है, ये तो मुश्किल से 3 लाख का हमने है। ठीक, तो मतलब जो भी रिस्क है जो भी रिवॉर्ड है अब तो भाई मेरा ही है, ये वाली बात समझ रही। फिर हम बोलते हैं कि भाई ज्यादा का लिया कम का लिया, भाई हमने तो अल्लाह की रजा के लिए लिया, अल्लाह ताला कबूल करे। अपने आप को भी तो ठंडा करना होता है कि नहीं यार बेहतरीन बड़ा खूबसूरत जानवर है। और लोगों का काम होता ही क्या है, क्रिटिसाइज करना। चाहे उनको आप पेट भर के खिलाओ, शादियों में बुलाते हैं 3-4 हज़ार रुपए पर हेड होता है, भर के खिलाओ या कम खिलाओ, मतलब हाँ बस सही था। और फिर घर जाके भी एक खामखा गुफ्तगू का आगाज हो जाता है अमूमन खवातीन में, आदमियों में भी होता है, ऐसी बात है, आदमी भी उसका एक फैमिली का पार्ट होता है। लेकिन आपने ये फील किया होगा ना यार कि ज्यादा खिलाओ तो भी गालियां सुननी है, कम खिलाओ तो भी बुरा भला है। तो फिर हम एक बीच का रास्ता अपना रहे होते हैं, और ये कोई भी इस बात पे ताज्जुब नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी यार यहाँ पे कोई लंदन से तो बिलोंग नहीं करता या अमेरिका से बिलोंग नहीं करता, वहां उन लोगों की अपनी फितरतें होंगी, अपनी नेचर होगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम की एक बार डिफॉल्ट जो नेचर है वो ये, ज्यादा खिलाओ तो भी खुश नहीं है, कम खिलाओ तो भी खुश नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोग को नेक हिदायत दीजिए। और चलें इनिशियल मेजरमेंट के अंदर वापस लौटते हैं। तो हमारे पास आया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, यानी कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए हर वो कॉस्ट जो कि जरूरी है। तो हमने बात की कि भाई एलसी खुलवा रहे हैं, इंपोर्ट कराने में जो ड्यूटीज दे रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो भी हमारे किसके आ जाएंगे, जो नॉन रिफंडेबल हैं ड्यूटीज, वो किधर आ जाएगा बोलिए, परचेज प्राइस के अंदर आ जाएगा। और इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह जो हैं वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा बोलिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से सर पोर्ट पे आ गया, पोर्ट पे एसेट पड़ा हुआ है तो हम लोगों ने उसकी क्लियरिंग करवानी होती है, तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को हम लोग पैसे देंगे, ये भी हमारी लीगल कॉस्ट है, ये भी अदा की जाएगी, यानी कि ये जरूरी कॉस्ट है। फिर सर उस एसेट को कराची पोर्ट से उठा के हम लोगों ने किधर ले जाना था, पंजाब ले जाना था। तो वहां पे रास्ते भर में जो भी डिफरेंट टूल टैक्सेस वगैरह थे हमने अदा किए, जिनको हम लोग ऑक्ट्रॉय चार्जेस का नाम देते हैं, ये भी सर जरूरी था। फिर एसेट जब पहुंच गया तो उसकी क्या करेंगे, उसकी साइट प्रिपरेशन करेंगे। साइट प्रिपरेशन में जो भी आपका लेबर लग रहा होगा, जो भी जिस किस्म की भी कोई कॉस्ट जरूरी आपको लगती है, अगर वो इनकर हो रही होगी तो वो साइट प्रिपरेशन में आ जाएगा। और फिर सर जब एसेट को हम लोगों ने कमर्शियली स्टार्ट करना है तो उससे पहले हम लोग उसकी करते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, यानी कि एसेट को कमर्शियली इस्तेमाल करने से पहले हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारे वो डिजायर्ड आउटकम आ भी रहा है या नहीं आ रहा, अगर किसी किस्म की कमी बेशी है तो हम लोग जब तक उस कमी बेशी को दूर नहीं कर देंगे हम लोग एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट बड़े पैमाने पे या कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। इस तरह की हमारे पास कॉस्ट आ रही थी और हमें ये बात बोली भी गई, आखिर में नोट करके लिखवाया कि अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो कि हमारी कोताही की वजह से इनकर होती है, ठीक, तो स्टैंडर्ड हमें मना किया कि भाई इस तरह की कॉस्ट को तुम एसिड कॉस्ट का पार्ट मत बनाना। एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस विल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसिड, ये वाली बात हमें बता दी गई है। फिर इसके बाद पहली पॉइंट तो ये हुआ परचेज प्राइस, दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, राइट। और तीसरा हमारे पास क्या है बोलिए, डिसमैंटलिंग कॉस्ट। कौन सा पॉइंट है, डिसमैंटलिंग कॉस्ट। तो डिसमैंटलिंग कॉस्ट के हवाले से हमने एक एग्जांपल ली थी, वो ये एग्जांपल आप देख लीजिए, आपके सामने होगा कि सर हमने एक एसेट एक्वायर किया, चाहिए नहीं, और उसकी लाइफ बताई गई थी, कितने साल लिखी गई है इसमें, 3 साल लाइफ है उस एसेट की। और हम लोगों ने ईयर 0 पे उस एसेट को एक्वायर किया। ये जो हमने एसिड एक्वायर किया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने लगाया है या रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने ये प्लांट लगाया है, या किसी और एसिड को हमने एक्वायर किया है, लाइफ 3 साल है। और जो हमने परचेज प्राइस पे किए यानी कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई है, और अगर कोई नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज वगैरह हैं, तो वो कुल मिला के कितना हुआ बोलिए, 100 मिलियन हो गया। नहीं, परचेज प्राइस कितना था, 100 मिलियन हुआ, ठीक। मैं भी सिर्फ परचेज प्राइस की बात कर रहा हूं। फिर सर जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट यानी कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट हमने इनकर की, जिसमें भी अभी हमने बातें की थी ना, उनका कुल हमने बता दिया कितना बेटा, 20 मिलियन। तो एसेट अब तक हमें पड़ कितने का गया, 120 मिलियन का। सवाल ये किया गया कि इस 120 मिलियन को हम लोग एक्सपेंस आउट करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे। तो जवाब ये आया, सर अगर आपको लगता है कि इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले 3 सालों में होना है, तो सर एक बात तो तयशुदा है, एक्सपेंस तो उसको करना होगा,
ठीक, एक्सपेंस तो उसको करना होगा, लेकिन सर चूंकि इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले 3 सालों में मिल रहा है, तो सर इसको एकदम हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये वाली बातें जो है पीआरसी 4 में भी शायद आपने डिस्कस की हो, अगर की होंगी तो मैं इसको बहुत ही कैजुअल नोट पे आपको बता रहा हूं कि भाई हमें आज से पहले बताया था मशीनरी खरीदी है, एसेट बोलो, प्लांट खरीदा है, एसेट बोलो, इक्विपमेंट खरीदा, एसेट बोलो। एक बंदा बोलता है सर खर्चा तो हुआ, तो खर्चा क्यों नहीं बोलूं? मैं बोलूंगा खर्चा तो है, लेकिन इस तरह के खर्चे को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंस। सर तो देखो ये वो वाला पॉइंट मैं उठा रहा हूं जो कि उस वक्त शायद आपने इसको इतना सीरियस ना लिया, क्योंकि आपको बोला गया भाई मशीनरी है तो बोलो एसेट, इक्विपमेंट है तो बोलो उसको एसेट, राइट, बिल्डिंग है तो उसको बोलो एसेट। लेकिन सर इसको हम लोग ने एसेट क्यों बोला? जवाब यह आया चूंकि इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिलना है, तो सर एक्सपेंस आउट तो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन क्या है कि इसको आज अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे? बोलिए, एसेट। और ओवर इट्स यूजफुल लाइफ जो भी हमें बेनिफिट मिलते जाएंगे, हम हर साल के एंड पे क्या करेंगे? एसेट की वैल्यू को कम करेंगे और अपने पास उस लॉस को बुक करेंगे। उस लॉस का नाम हमने क्या दिया था? डेप्रिसिएशन। ये है बेसिकली उसके पीछे की छोटी सी बात जो शायद हमें उस वक्त क्लिक हुई थी या नहीं हुई थी, हमें बस डिक्लेयर कर दिया था मशीनरी को एसेट बोलते हैं, एसेट ही हमने मान लिया। तो इस 120 मिलियन को हम अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे? बोलिए, बोलो, एसेट। डन। क्या ये बात तसल्ली बख्श है कि भाई क्यों एसेट बोलेंगे? सर एक बेनिफिट हमें आगे आने वाले 3 सालों में मिल रहा है, तो आज को बोलते हैं एसेट। और हर साल के एंड में अगर हमें इसका बेनिफिट इवनली बेसिस पे मिल रहा होगा, ठीक, या ना भी मिल रहा हो, एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है ना, तो उस कमी को हम लोग एस्टिमेट के मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने डेप्रिसिएशन के मेथड देखे थे, स्ट्रेट लाइन देखा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देखा, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड देखा, सम ऑफ द डिजिट मेथड देखा। तो जिस पैटर्न पे हमें वो एसेट बेनिफिट दे रहा है, हम उसी पैटर्न पे एसेट की वैल्यू में क्या रिकॉर्ड करेंगे? बोलिए, डिक्लाइन रिकॉर्ड करेंगे। तो 120 मिलियन को आज अपने पास क्या रिकॉर्ड किया? बोले, एसेट। और हर साल के एंड में जिस पैटर्न पे भी हमें एसेट ने बेनिफिट दिया होगा, हम एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन को रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो पहले साल एसेट कम हुआ, अगले साल कम हुआ और 30 साल कम हुआ, बाय द एंड एसेट की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए, 0। और जो भी एसेट की कॉस्ट थी हर साल कम हुई, कम हुई, कम हुई, तो हमें 120 को फाइनली अल्टीमेटली करना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने का रूट क्या था? पहले उसको डेबिट करो एसेट में, और फिर हर साल एसेट की वैल्यू को क्या करो? कम करो, कम करो और कम करो। एसेट की वैल्यू कम होते गई और हर साल आपका एक्सपेंस या लॉस बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। तो कुल मिला के आपने लॉस कितना बुक करना होगा? बोलिए, 3 सालों में 120 का। अच्छा, ये तो हो गई बिल्कुल एक सिंपल सी बात। सर अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाली बात को इसके साथ जोड़ना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हमने इसके साथ जोड़ना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने इसमें एक चीज और ऐड की। सर ये जो आपने प्लांट इंस्टॉल करना है जिस जगह, या इक्विपमेंट जो आपने इंस्टॉल करना है, वो सरकार की जमीन है, और सरकार ये कहती है कि भाई जिस जगह तुमने इस प्लांट को, मशीनरी को इंस्टॉल करना है और जिस चीज की तुमने प्रोडक्शन करनी है वगैरह वगैरह, तो तुम्हें मुझसे लेना होगा इजाजतनामा। हमने बोला ठीक है भाई, आपकी क्या शराइत? तो उसने बोला कि भाई आज से 3 साल बाद जाके जब एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा, तो तुमने करना क्या होगा? जिस जगह तुमने खड्डे खोद खाद के जो है अपना प्लांट इंस्टॉल किया था, ठीक, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स आई थी उस प्लांट को वहां पे इंस्टॉल करने के लिए, और बड़ा तुम्हारा खर्चा हुआ था, तो आज से 3 साल बाद जाके जब एसेट की लाइफ एंड होगी, यूज एंड होगा, तो तुमने करना क्या होगा? वो जो भी तुम्हारा मलबा है ना सामने, मतलब सरकार के लिए तो मलबा ही होगा, वो बोलेगा भाई मलबा यहाँ से हटाओ और जितने भी गड्ढे गुड्ढे खोदे थे तुमने यहाँ से उसको भी भर के जाओ, ठीक। तो उस वक्त जो भी तुम्हारा खर्चा होगा गड्ढों को भरने का, ठीक, साइट को रिस्टोर करने का, जो भी उस एसेट को अनइंस्टॉल करने का, ठीक है जी, और तो और उस एसेट को वहां से रिमूव करने का, जो भी भाईजान खर्चा होगा, हम जिस हाल में तुम्हें जगह दे रहे हैं, इतना जो भी कुछ वहां पे इंस्टॉल करोगे, आज से 3 साल बाद जाके जब लाइफ यूज एंड होगा, तो तुमने हमें जगह उसी हालत में दे देनी है, ठीक, ऑलमोस्ट उसी हालत में दे देनी है जिस हालत में आज हम तुम्हें हैंड ओवर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? हैंड ओवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस बात पे आमादा हो, इसकी स्क्रीन जरा बड़ी कर देना, अगर आप इस बात पे आमादा हैं कि भाई ये खर्चा भी जो होगा वो आप बेयर करोगे, ठीक है, हम आपको एनओसी जारी कर देते हैं, ठीक है, आप जाएं और इस एसेट को वहां पे इंस्टॉल करें, लेकिन शराइत अगर आप मुझसे एग्री करते हो, ठीक, एग्रीमेंट करते हो, तो ठीक है, हम आपको एनओसी देते हैं, अदरवाइज हम आपको परमिशन नहीं देंगे और तुम्हारा जो 120 मिलियन की तुम इन्वेस्टमेंट अभी कर चुके हो ना, वो सारी तेल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं बात समझे। हमने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, ये 120 मिलियन के हमने इन्वेस्टमेंट किए, हम वादा करते हैं कि वो जो भी आज से 3 साल बाद जाके खर्चा होगा वो हम बेयर करेंगे। हमने अपने एक्सपर्ट से उस कॉस्ट को एस्टिमेट कराया और हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि सर आज से 3 साल बाद जाके महंगाई को मद्देनजर रखते हुए, बड़ी कैजुअल में, बहुत नॉर्मल अल्फाज में बात कर रहा हूं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सर हमारे हिसाब से जो
कॉस्ट हमने बेयर करनी पड़ेगी ना, कितनी बताई थी इसने, 10 मिलियन के करीब हमने कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, यानी कि ये हमारे एक्सपर्ट्स का बेहतरीन क्या है बोलिए एस्टीमेट। डन है। अच्छा अब सर ये जो कॉस्ट हमने बेयर करनी होगी वो कब बेयर करनी होगी, आज से 3 साल बाद, और ये वो कॉस्ट है जो कि अगर बेयर करेंगे ठीक तो हमें एसिड को यूज करने की परमिशन मिलेगी। इसका मतलब इस कॉस्ट का ताल्लुक भी एसिड के यूजेज से है। तो अब आप मुझे बताइए ये जो 10 मिलियन की कॉस्ट जो आज से 3 साल बाद जाके इनकर होगी, यानी कि 10 मिलियन का खर्चा जो है वो किस साल है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल है, बोलो कब है, तीसरे साल। तो सर क्या इस 10 मिलियन के खर्चे को हम एक्सपेंस आउट करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे? अब देखो सारी सिचुएशन तो मैंने बयान कर दी है। एक्सपेंस आउट करते हैं तो इसका मतलब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई इस 10 मिलियन का फायदा हमें सिर्फ किस साल मिल रहा है, बोलिए तीसरे साल। लेकिन दोस्त ने बोला भाई ये तीसरे साल इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, ये कॉस्ट इनकर करने का तुम वादा करते हो तो तुम्हें एसिड को यूज करने की परमिशन मिलेगी, ठीक। और उस प्लांट एंड इक्विपमेंट को तुम अपने पास क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, बोलो एसिड रिकॉर्ड कर रहे हो। तो हम करें तो क्या करें, अगर तीसरे साल में इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो उसका मतलब हमारा ये अजम्पशन हुई कि इसका बेनिफिट सिर्फ हमें कौन से साल मिल रहा है, बोलिए 30 साल। और हकीकत ये नहीं है, इसका बेनिफिट हमें कितने सालों में मिलेगा, बोलिए 3 सालों में मिलेगा। तीसरे साल खाली नहीं, कितने सालों में मिलना है, बोलिए 3 सालों में मिलना है। तो हमने बोला यार एक काम करते हैं 120 मिलियन को तो डेबिट करेंगे, ठीक, वो जो 10 मिलियन है इसको भी आज डेबिट कर देते हैं। जवाब दिया, ओ भाई बात सुन, वो जो 10 मिलियन है ना वहां से 3 साल बाद जाके, इसका मतलब ये फ्यूचर कॉस्ट है जो हमने कब अदा करनी है, बोलिए तीसरे साल के एंड में। और हम लोग आज अपने पास एसिड को आज की कीमत पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम करें तो क्या करें। हमारे जहन में ये आया कि एक फ्यूचर कॉस्ट है और हम ये देख रहे हैं कि आज से 3 साल बाद महंगाई किस फीसद पे होगी, यानी कि इन्फ्लेशन रेट क्या होगा। तो बताया कितना परसेंट है, बोलिए 10% है। कितना है, 10% है ना, अज्यूम कर लिए 10%, 5%, 6%, 12% जो भी है। इसका मतलब फ्यूचर में हमारी जो इन्फ्लेशन होगा वो कितना होगा, बोलो 10% होगा। तो हमने क्या किया, फ्यूचर कॉस्ट और इन्फ्लेशन रेट जिसको हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं, इन दोनों की मदद से हम लोगों ने क्या किया कि आज ईयर 0 पे मालूम कर लिया कि उसकी वैल्यू क्या है। समझ आई, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलिए प्रेजेंट वैल्यू नाम देते हैं। तो 120 मिलियन में हम लोग क्या करेंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को किस पे रिकॉर्ड करना है, बोलिए प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो हमने क्या किया, जो भी 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर हमने क्या लगाई, बोलिए 3 लगाई। तो हमारे पास क्या अमाउंट आया, 7.5 आ गया। तो 127.5 पे हमारा एसेट क्या हो जाएगा, बोले रिकॉर्ड होगा। यानी कि मैं एसेट को ईयर 0 पे कितने पे डेबिट करूंगा, बोलिए 127.5 से मैं क्या करूंगा, बोलिए डेबिट करूंगा। क्या ये वाली बात समझ आ गई, डन। अच्छा सर हम लोग इसी पॉइंट पे ही डिस्कशन अपना कर रहे थे, सही है जी, इसी पॉइंट पे हमारा डिस्कशन चल रहा था डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हवाले से। तो हमने कहा कि भाई पीपी डेबिट होगा कितने से, 127.5 से। अच्छा सर कैश या बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, बोलिए 120 मिलियन से। अब आप मुझे बताइए वो जो 7.5 है क्या हमारे पास से आज पेमेंट हो गई या पेमेंट होगी, बोलिए पेमेंट होगी। तो इसका मतलब यहां पे मैं 7.5 को क्या रिकॉर्ड करूंगा, ये पेमेंट हो गई है, करनी है। तो इसका मतलब एक वो अमाउंट जो मुझे नजर आ रहा है जिसकी मैंने अदायगी करनी है। तो इसका मतलब वो आज मेरे लिए हमने क्या सीखा था, एक वो अमाउंट जिसकी मैंने अदायगी फॉर श्योर करनी है, ठीक। तो इसका मतलब आज मेरी वो क्या है, बोलिए लायबिलिटी है, आज वो मेरी क्या है, बोलिए लायबिलिटी है। लेकिन मैंने यहां पे जो वर्ड यूज किया, सही है, वो कौन सा वर्ड यूज किया, बोलिए प्रोविजन का। और प्रोविजन बोलिए क्या है, बोले लायबिलिटी है। तो यहां पे मैंने एक कदम उतर के कुछ पुरानी बातों को रिकॉल करना चाहा। हमारे जहन में एकदम कुछ प्रोविजन वाले वर्ड को देखते हुए ख्यालात आना शुरू हुए। सर आज से पहले तो हम लोग बोलते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस। चले ये वाला अल्फाज आपने शायद ना सुना हो, लेकिन दो अल्फाज तो आप लोगों ने अपने पीआरसी 4 में या इंटर कॉमर्स में या ओएलएविस के अंदर जरूर पढ़े होंगे। कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर प्रोविजन वो क्या था और ये प्रोविजन क्या है। वहां तो सर प्रोविजन जो था ना वो एसेट को आंखें दिखाता था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट के अगेंस्ट में मैंने यूं बोलती एसेट को आंखें दिखाता था, मतलब उसके अगेंस्ट में आता था। रिसीवर्स के अगेंस्ट में क्या आता था, प्रोविजन आता था। सर हम लोग अलाउंस भी बोलते थे, मेरे प्यारे भाई प्रोविजन बोलो वहां पे अलाउंस बोलो, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है।
सर वो हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बजाय वर्ड यूज करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, समझ आ रही बात? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बोलो। भाईजान वो क्या था सर? वो जो था पीआरसी 4 में प्रोविजन का वर्ड जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, दैट वाज नेगेटिव एसेट, दैट वाज कॉन्ट्रा एसेट। ये वाली बात समझ रही? जो कि एसेट की वैल्यू में रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ। तो यहां जो वर्ड अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोविजन का, तो सर ये क्या है? ये क्या है? इसको आपने बोला क्या? बोलिए, लायबिलिटी का नाम दिया। क्या नाम दिया आपने? लायबिलिटी का। तो सर हम लोग थोड़ा सा अभी खोए हुए हैं कि प्रोविजन के बारे में आपने अभी भी हमें दो बातें बताई। एक बोला आपने कॉन्ट्रा एसेट, जिसको हम लोग नेगेटिव एसेट भी बोलते हैं, और एक को आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए, लायबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक, तो प्रोविजन जो है वो आपका कॉन्ट्रा एसेट में भी इस्तेमाल होता है वर्ड, और लायबिलिटी में भी इस्तेमाल होता है। और ये जो प्रोविजन आपका लायबिलिटी में इस्तेमाल होता है, इंशाल्लाह आप FAR 2 में जाएंगे तो वहां पे एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे IS 37, और उस स्टैंडर्ड का नाम है प्रोविजन कॉमा कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। ये आप वहां पे जाके स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे पास चूंकि प्रोविजन का वर्ड आ गया है, तो आगे की कुछ बात को मैंने ऑन अ वेरी लाइटर नोट सिर्फ टर्म्स को लेके डिस्कस करना है। ऑल्दो IS 37 हम पूरे तफसील में डिस्कस क्यों करें, तो हमारा है ही नहीं ना एरिया। लेकिन चूंकि ये अल्फाज हमारे पास IS 16 में आया है, तो इसका डिस्कशन, इसकी क्लैरिटी बनती है। अदरवाइज आपके जहन में यही होगा प्रोविजन कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट। तो ये जो प्रोविजन है वो कॉन्ट्रा एसेट नहीं है। बोलिए वो क्या है? लायबिलिटी एज पर IS 37। तो सर बात अभी मेरी मुकम्मल नहीं हुई, कुछ तफसीलात मैंने और आपको देनी है जो कि मैं समझता हूं जरूरी है। मैंने यहां पे बात की थी कि सर लायबिलिटी, मैं यहां पे वर्ड लिखता हूं एक पेबल्स का, ये आपके पास लिखा हुआ भी है, और दूसरा मैं वर्ड लिखता हूं, बोलिए, अक्रूवल्स का, और तीसरा वर्ड मैं लिखता हूं, बोलिए क्या? प्रोविजन का। ये आपके पास नोटेड है इंफॉर्मेशन, राइट? पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। बेटा आपने मुझसे 10,000 का माल खरीदा है 10 दिन के उधार पे। आपने मुझसे 10,000 का माल खरीदा है 10 दिन के उधार पे। ईमानदारी से बताओ कितना अमाउंट देना है? बोलो 10,000। कब देना है? 10 दिन में। तो क्या अमाउंट और टाइमिंग मालूम है? ठीक, उस वक्त ये तो नहीं बोलेंगे हाँ मेरे ख्याल से 10। अबे भाई 10,000 देना है, हाँ मेरे ख्याल से यार वो 10। ओ भाई ऐसी बात क्यों कर रहे? 10 दिन का उधार है और 10,000 का माल खरीदा है, इसमें क्या हाँ हूं ये करने में लगे हुए हो? इसका मतलब बोलो उसको क्या? पेबल्स। कोई दूसरे जज्बात नहीं है। सर मैं लायबिलिटी बोलूं, अबे भाई लायबिलिटी तो बोलेगा, लेकिन इसका नाम क्या रखेगा? पेबल्स। अब अगर दूसरे सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं, ये थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। पीआरसी 4 की भी नॉलेज हम यहां पे लेके उसकी नॉलेज को मैं उठा रहा हूं और FAR 1 के साथ दोनों को लिंक कर रहा हूं। मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि यार आप लोगों को पहले से सारी चीजें क्लियर है। वहां से अगर कोई चीज मैं उठा रहा हूं और यहां पे लेके आ रहा हूं, तो थोड़ी देर पहले मैं वहां पे उतरूंगा, वहां से चीजों को समेटूंगा, ठीक, और फिर मैं उसके साथ किसको जोड़ दूंगा? FAR 1 को जोड़ दूंगा। अब सुनिए सर, ये अक्रूवल्स क्या? हमें तो बोला गया था पेबल बोलो, अक्रूवल बोलो। एक बात, ठीक है जी, मैं भी बोलता हूं एक बात, मैं बोलता हूं प्रोविजन बोलो, अक्रूवल्स बोलो, पेबल बोलो, एक बात बोले क्या है? लायबिलिटी। लेकिन सर आप जरा हमें क्लियर तो करें कि कब मैंने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करना है, और ये आपका हक है कि आपको पता चले कि मैंने कब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। तो पेबल्स, जब अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन हो, बोलेंगे क्या? पेबल। दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं फॉर अक्रूवल्स। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जो भी बिजली वगैरह के बिल्स होते हैं, ठीक, और अगर हम लोग ईयर एंड पे खड़े हुए हैं या मंथ एंड पे खड़े हुए और हम ये जानना चाहते हैं कि इस मंथ हमारा बिजली का बिल कितना बना, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे लास्ट मंथ यूनिट्स कितने हमने कंज्यूम किए थे, जो कि बिल में मेंशन होता है, और अब जाके मीटर रीडिंग की तो उसमें हमारे पास कुछ यूनिट्स इतने आ रहे हैं। तो क्या यूनिट का जो डिफरेंस होगा मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट होगा करके हम लोग मालूम कर सकते हैं कि हमारे बिजली का बिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त या फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इतना आ जाएगा? सर क्यों नहीं पता कर सकते? नॉर्मली ऐसा होता है गर्मियों के टाइम पे उमूमन क्या देखा जा रहा होता है, डिफरेंट इलाकों के अंदर डिफरेंट सोचें होती हैं कि यार तुम लोग इसी सुबह से लेकर रात तक चलाए हुए हो, मनुष्यो जाके देखो तो सही कि मीटर रीडिंग करके आओ, जरा बताओ कि कितने यूनिट्स गिर गए हैं। नॉर्मली होता है जून जुलाई वगैरह के अंदर या अगस्त में या अप्रैल मार्च वगैरह के अंदर हो रहा होता है, देखा गया है, सुना भी गया। हम तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं उसका ताल्लुक मेरी जात से हो। इन जनरल भाई ये हमारी सोसाइटी में इस तरह के मामला होते हैं, क्योंकि हम लोग कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, ना हमारे बाप की कोई टेक्सटाइल मिले, तभी तो बेटे हमें पढ़ रहे हैं। अगर है भी
सर मेरे अब्बा की टेक्सटाइल मिल है। ओ भाई वो तुम्हारे बाप की, तुम्हारी क्या है? सर वो मेरे चाचा ही हैं। अबे वो तुम्हारा चाचा हुआ है, तुम खुद क्या हो? सर वो आप जानते नहीं, बड़े ताल्लुकात हैं। अबे भाई तुम बताओ तुम खुद क्या हो? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप अपनी पहचान करने के लिए निकलेंगे तो आप लोग कभी भी ये भरम नहीं करेंगे सर वो मेरा चाचा, मेरा भाई ये तो मेरा बीवी, ये तो मेरा ससुर, ये वगैरह वगैरह। भाई वो जो भी है वो उसकी शनाख्त है, तुम्हारी शनाख्त क्या है? अगर इस शनाख्त में आप निकलते हैं तो आप जरूर अपनी पहचान खुद बनाएंगे, रादर देन वो तुम जानते नहीं हो कि यार वो मेरे बड़े ताल्लुकात हैं। हम तो खुशी उस वक्त होगी ना कि हम बोले यार हमारा जो भाई बैठा हुआ है वो डिप्टी कमिश्नर है, हम बोलेंगे हमारी जो बहन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वगैरह वगैरह। इंसान अपनी पहचान करे। छोटा सा मैंने बहुत क्विकली मैसेज दिया है, हर एक को शायद ये बात समझ आए या ना आए, लेकिन उन्होंने देखा है पाकिस्तान में, दुनिया जान में भी, तो मैं पता नहीं है कि यार वो मेरा बाप क्या है। भाई तुम्हारा बाप जो भी है, ठीक, आप क्या हो? अगर आप इस तलाश में निकलेंगे तो जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं तो अदरवाइज यही होगा। बस छोड़े, एक लंबी डिबेट है, मैंने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। तो आप अपनी शनाख्त बनाइए, अपने नाम के साथ जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्ड इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से जरूर लगेगा। बस गिव अप नहीं करना, मेहनत करनी है। अल्लाह ताला सबको नवाजने को तैयार है। हम कहते हैं ना अल्लाह ताला हमारे गुनाह बेशक हैं, लेकिन आपकी जो रहमत है ना उसका कोई, जैसे कहते हैं ना, लेवल नहीं है। मतलब रहमत अल्लाह ताला की बहुत है और हमारे गुनाह के हैं। जब हम अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला मैं कसूरवार हूँ, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, मुझसे बहुत बड़े बड़े गुनाह हुए, मैंने कई दफ़ा आपको नाराज़ किया, कई दफ़ा मैं बहुत बड़े बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ, लेकिन अल्लाह ताला मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने वो सारे गुनाह मेरे जानते हैं, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपकी जो रहमतें हैं, आपकी जो बादशाहत है ना, आप तो या अल्लाह है सर, आप तो या रहमान है, आप तो या रहीम। अल्लाह ताला बोलेगा देख बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, तो जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ किए। अब वो कौन किस तरह से अल्लाह ताला को पटाता है, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा। ना ही हम किसी को बोल सकते हैं कि ये जहन्नुमी है, दोज़खी है वगैरह वगैरह। कब्र में उसके साथ क्या मामला होंगे, जाने से पहले उसकी शक्ल एकदम फूल गई तो क्या हुआ? हमने बोला देखो नजर आगे जाते जाते कि यार ये बंदा जो है ना वो किस मंजिल पे जा रहा है। भाई तुम होते कौन हो? हम लोग उमन देख रहे होते हैं ना, वो चेहरा दिखा रहे होते हैं मैयत का, यार वो भाई वो जिस बीमारी में था, पूरे जिस्म में पानी भर गया था, उसका चेहरा फूल गया, उसकी ऐसी कैफियत हो गई थी। तो लेकिन हमारे यहाँ भी क्या है कि यार वो हम फतवे दायर कर देते हैं कि यार वो देखो ये गुनाहगार, तो देखो कैसी मनुष्य शक्ल हुई भी थी और ये वो। हम कौन होते हैं उसका मामला उसके साथ है। तो ये बात ऐसी मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल के आपके सामने भी इस तरह का कोई इवेंट आ रहा होगा तो आप बोलो नहीं यार इस तरह से ना बोलो, यू नेवर नो कि उसका अल्लाह ताला से क्या रिलेशनशिप था। एनीवेज, ये हमारी सारी वक्तन फवक्तन छोटी छोटी मैं आपको पॉइंट आउट करते रहूंगा। इससे मैं भी अपनी इस्लाह कर रहा होता हूँ। कल को मैं कोई गुनाह करूंगा, बोलूंगा यार तू बच्चों को क्या बता रहा होता है, तू खुद भी नहीं सुधरा, नहीं यार सुधर जाए, ये नहीं करना। इंसान अपनी भी इस्लाह कर रहा होता है, यानी कि मैं अपनी भी इस्लाह कर रहा हूँ, मुझसे 10 गुनाह होते हैं यार, हम इंसान है, खता का पुतला, हम फरिश्ते नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ऐसा चकास पीस ढूंढे अपने साथ जो बिल्कुल मासूम हो, आंखें झुकी हुई हो, नजरें जी जनाब, और हम अपने आप को शीशे में जाके बोलते हैं, शीशा भी लानत देते हैं, बोले तू खुद क्या फरिश्ता है क्या जो तू फरिश्ते की तलाश में। हम लोग हर बंदे को क्या बोल रहे होते हैं कि यार वो अच्छे से अच्छा चीज ढूंढो, लेकिन वो ऐसा नहीं कि शीशे में देखे तो लानत दिया रहा हो कोई। हर बंदे के अंदर बहुत खुदाई है। जैसे लोग वो दे रहे होते हैं ना, एक सेइंग दे रहे होते हैं कि यार तुम खुद तो फरिश्ता नहीं हो लेकिन फरिश्ते की तलाश क्यों कर रहे हो। बहरहाल हम कहाँ थे और कहाँ चले गए। तो हुज़ैफा भाई, पेबल्स, अक्रूवल्स पे हम लोग रुके हुए थे। तो भाई बिजली की यूनिट आपने जिस दिन रीडिंग की वो था अगस्त का मंथ का बिल जरा एस्टिमेट करना चाह रहे थे। अगस्त के एंड हो गए, 31 अगस्त, आप गए 2 तारीख को, 2 सितंबर को आपने घर के बाहर गए और मीटर रीडिंग की। सही है जी, आपके पास यूनिट्स आए पिछले मंथ से लेकर अब तक 1010 यूनिट आए और आपने एस्टिमेट लगा लिया कि भाई 1010 यूनिट का इतना बिल बनता है। मीटर रीडर जो था वो 2 तारीख को आता था, कभी 3 तारीख को, कभी 4 तारीख को, कभी 5 तारीख को, आपको पता होगा, ठीक है। या गली के जो चौकीदार होता है उसको पता होता है कि भाई मीटर रीडिंग के लिए वो बंदा के इलेक्ट्रिक वाला कब आया। ऐसा होता है भाई, आपके यहाँ भी होता होगा ना यार, चौकीदार से पूछ लीजिएगा कि भाई वो मीटर रीडर वाला कब आया था। मीटर रीडर लेट्स सपोज जो था वो 2 तारीख को नहीं आया, 3 या 4 या 5 तारीख को आया, तो जाहिर सी बात है उसकी रीडिंग अलग आएगी, हमारी रीडिंग अलग होगी। तो जब हमने एस्टिमेट किया 1010 यूनिट के हिसाब से अमाउंट, ठीक, मीटर रीडर ने जो बिल बना के हमें दिया, जो इलेक्ट्रिक तरफ से बिल आया, वो आया तकरीबन 1025 यूनिट का या 1015 यूनिट का वगैरह वगैरह। और फिर ये नहीं होगा, आप मुझे बताइए
क्या आपने जो एस्टिमेट किया, जो मीटर रीडर के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो बिल का वो आएगा, क्या बहुत मेजर डिफरेंस होगा? क्या हजारों लाखों का डिफरेंस होगा? बोलिए नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब आपने क्या किया, जो बिजली का बिल था उसको एस्टिमेट किया, बिल्कुल कर लिया। अब मीटर रीडर जो है, कभी बिल जो है, कभी मीटर रीडर 2 तारीख को आते हैं, कभी 3 तारीख को आते हैं, कभी 4 तारीख को आता है, और जब भी वो आएगा उसके 4-5 दिनों के अंदर ही अंदर हमारे पास बिल आ जाता है। यानी कि आप मुझे बताइए, वो जो अमाउंट आपने एस्टिमेट किया है, क्या उसमें और के इलेक्ट्रिक का जो बिल आएगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपके पास आएगा? नहीं सर। कभी बिल आता है 6 तारीख को, कभी बिल आता है 9 तारीख को, कभी बिल आता है 10 तारीख को। तो यार आपने एस्टिमेट किया था 5 से 10 तारीख के दरमियान बिल आता है, ठीक, और इसी दरमियान में आ जाता है। तो आप मुझे बताएं, वो जो टाइमिंग है बिल के आने की, ठीक, क्या उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है? सर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, 2, 4, 5 दिन से क्या फर्क पड़ता है, और 10, 15, 20 यूनिट अगर ऊपर नीचे हो जाए। सर ये अनसर्टेनिटी तो है अमाउंट के हवाले से भी और टाइमिंग के हवाले से। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह बोलूंगा, अगर अमाउंट या टाइमिंग के हवाले से तुम देखते हो अनसर्टेनिटी, यू आर नॉट श्योर, ठीक, अनसर्टेनिटी देखते हो, और अगर अनसर्टेनिटी की जो म्यार है वो लो है, ठीक, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि यार वो आसमान फट जाएगा और जमीन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर अनसर्टेनिटी लो है तो उसको तुम पेबल्स मत बोलना, उसके लिए तुम कौन सा वर्ड यूज करोगे? बोलो अक्रूवल्स का। तो अक्रूवल्स लायबिलिटी है, अनसर्टेनिटी इसमें शामिल है। पेबल में अनसर्टेनिटी का आंसर नहीं है, अक्रूवल्स में अनसर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है? बोलिए लो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए अक्रूवल्स। और सर अगर अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से या दोनों के हवाले से अनसर्टेनिटी अगर ज्यादा है, ठीक, तो हम वहां पे जो वर्ड यूज करेंगे वो ये नहीं कर सकते बेटा, ना ये करेंगे हम लोग। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रोविजन का वर्ड यूज करेंगे। तो आ जाओ जरा लौट के यहाँ पे, जो मैंने प्रोविजन का वर्ड यूज किया और यहाँ पे लाइबिलिटी लगाई, मैंने इसलिए इतना सारा बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस किया। बोलो बेटा। टाइम सर्टेन है, लेकिन अमाउंट के हवाले से अनसर्टेनिटी सही है, खुद ही आपको मैंने बता दिया। अनसर्टेनिटी देखो किस लेवल की है। अगर लो है, और जो किराएदार है वो 5 से 10 के दरमियान किसी भी तारीख में देता है, ठीक है, अमाउंट सर्टेन है लेकिन टाइम अनसर्टेन है, तो वो कैसे ट्रीट होगा? अभी भाई साहब ये सवाल करेंगे, सर एक जगह है किराए पे ली हुई है, 30,000 रुपए महीने का किराया है, लेकिन जो किराएदार है वो 5 से 10 तारीख के दरमियान में हमें किराया दे देता है, ठीक, तो किराया तो फिक्स है, खुद समझ गए होंगे बात, किराया फिक्स है। कभी वो 5 तारीख को देता है, कभी वो 10 तारीख को देता है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था 10 तारीख से पहले देना है, ठीक। तो वो जो टाइमिंग है, आप खुद मुझे बताओ ना, अनसर्टेनिटी है, ठीक, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है मेरे प्यारे भाई? 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये कोई मतलब बड़ी अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी वहां पे आती है, यार वो पता नहीं मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, सही है रे, दायर तो हमने कर दिया है, जिस तरह से हम सब जानते हैं, वो तो जिसने दायर किया होता है उसको फौत हुए हुए तो पता नहीं कितने साल बीत चुके होते हैं, लेकिन वो केस का फैसला अभी तक नहीं आया हुआ था। समझ आ रही बात? हमने वो हरजाने का केस किया था कि भाई उसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ और हमने केस कर दिया, सूट फाइल किया वगैरह वगैरह। तो अब आपको बात समझ आ रही है? पता नहीं यार कितने पे सेटलमेंट होगा, पता नहीं कब होगा, ठीक, इंशाल्लाह हम लोग अपनी जिंदगी में उस सेटलमेंट को देख लेंगे। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये है कि अगर टाइमिंग के हवाले से या अमाउंट के हवाले से देखते हो अनसर्टेनिटी, ठीक, और अनसर्टेनिटी बहुत लो है, तो भाईजान ये वर्ड यूज किया जाएगा। और अनसर्टेनिटी देखते हो, टाइमिंग तो सेट है, लेकिन अमाउंट के हवाले से अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो मजबूर हूं मैंने इसी अल्फाज को यूज करना पड़ेगा, मैं अक्रूवल्स या पेबल्स का वर्ड यूज नहीं कर सकता। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? पेबल। और ये मैं समझता हूं ये वाली बात का जानना आप लोगों के लिए जरूरी था, क्योंकि आज से पहले आपने पेबल अक्रूवल को बोला, बोलो यार एक ही बात है, प्रोविजन को भी बोलते चलो एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पे बोला अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन होगा, बोलो पेबल्स अमाउंट एंड टाइमिंग अनसर्टेन होगा, और अनसर्टेनिटी क्या होगी? बोलिए लो होगी, तो बोलेंगे क्या? अक्रूवल्स। और अनसर्टेनिटी अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से अगर ज्यादा होगी, हाई होगी, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बोलिए प्रोविजन। आर वी क्लियर? अच्छा जी, चलो जी, ये वाला काम तो हमारा हो गया। बोले ईयर 0 पे,
और ये सारी गुफ्तगू भी हमने इसमें शामिल कर ली। अब क्या हुआ, जरा बात को हम बढ़ा रहे हैं आगे। अब आ गए ईयर 1 के एंड पे, सही है जी, ईयर 1 के एंड पे आ गए। यहीं से काम आपका कंटिन्यू होगा, पहली क्लास के बाद यहां से काम कंटिन्यू हो रहा है। आप बताओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं कराऊंगा डेबिट, और मैं यहां पे वर्ड चाहूं तो लिख सकता था कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, मैं लिख सकता था प्रोविजन का, सही है जी, मैं लिख सकता था अलाउंस का, मैं तीनों यूज कर सकता था क्योंकि आज से पहले हमने यही काम किया। मैं यहां पे लिख रहा हूं सी, मैं लिख रहा हूं यहां पे वर्ड CA, और CA क्या होगा यहां पे, कॉन्ट्रा एसेट। तो मैंने यू देखा हाई कॉन्ट्रा एसेट, वहां देखा लायबिलिटी, ठीक। तो अब मुझे इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि प्रोविजन जो है वो दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं बात समझ आई। आप प्रोविजन बोल दो, आप डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई PPE क्रेडिट कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन डेबिट क्या होगा, बोलिए, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, या तो प्रोविजन कर दो, ठीक, या तो आप एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट कर दो। आई होप से इसमें आपको मसला नहीं है। बता सकते हैं कितना आएगा अमाउंट, शाबाश। 127.5 डिवाइडेड बाय, अज्यूम करते हैं कि ये एसेट हमें बेनिफिट इवनली बेसिस पे दे रहा है, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 127.5 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आ गया, बोलिए, समथिंग छोड़ भाई, कैलकुलेशन करो और बताओ जी बेटा। 42.5 ये हो गया काम, ठीक। अच्छा जी, अब सर एक और यहां पे डिस्कशन गुफ्तगू को हमारी और शानदार बनाएगा, वो ये कि मैं आपसे पूछता हूं आपने ईयर 0 पे लायबिलिटी रिकॉर्ड कितने पे की थी, बोलिए, 7.5। आपने लायबिलिटी को इस पे रिकॉर्ड किया, ठीक। और आप मुझे बताएं ईयर 3 में आपने कितना पे करना है, बोलो, पे इतना करना है, ऐसा है। लायबिलिटी को आपने रिकॉर्ड किया कितने पे, 7.5 पे, और आपको नजर आ रहा है कि ईयर 3 पे कितना करना है, बोलो, कितना, 10 मिलियन। तो सर हम लोगों ने सुनना, अब जरा अल्फाज बड़े दमदार किस्म के हमारे आएंगे जो कि समझने के लिए बड़े जरूरी हैं। आपने 7.5 को, यानी कि आपने डिसमेंटलिंग कॉस्ट को किस पे रिकॉर्ड किया, या लायबिलिटी को आपने रिकॉर्ड कितने पे किया। एक बात बताओ इधर, हेलो भाई जान, बात सुनना, ये क्या है, लायबिलिटी है, ये भी क्या है, बोलो, लायबिलिटी है, ठीक। आपने लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि प्रेजेंट कम है और वैल्यू क्या है, बोलिए, ज्यादा। आपने लायबिलिटी को कितने पे रिकॉर्ड किया, बोलो, 7.5 पे, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कम है और वैल्यू क्या है, ज्यादा, ठीक। और लायबिलिटी का बढ़ना टाइम की वजह से, लायबिलिटी का बढ़ना टाइम की वजह से किस चीज को जन्म देता है, सर, इंटरेस्ट को जन्म देता है। बात समझ आई। हम लोगों ने लायबिलिटी को रिकॉर्ड किस पे किया, प्रेजेंट पे किया या फ्यूचर पे किया, बोलो, प्रेजेंट पे, क्योंकि प्रेजेंट कम है और फ्यूचर वैल्यू क्या है, ज्यादा। और लायबिलिटी का बढ़ना वक्त गुजरने के साथ एक चीज को ट्रिगर करता है, एक चीज को जन्म देता है, वो हमारा क्या होता है, बोलिए, एक्सपेंस होता है। और उस एक्सपेंस को हम लोग नाम क्या देते हैं, बोलिए, शाबाश, क्या नाम देते हैं, इंटरेस्ट का नाम देते हैं। तो मैं यहां पे अब क्या करूंगा, ईयर 1 में इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैं कराऊंगा डेबिट, ठीक है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कराऊंगा डेबिट,
कितने से डेबिट होगा? सर 7.5 का आप लोगे 10%। बोले शाबाश, बोले 7.5 का 10% लीजिए 0.75। ठीक, मैंने क्या बात बोली? मैंने लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया प्रेजेंट पे, क्योंकि लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया 7.5 पे, जो कि क्या है बोलिए? प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक, क्योंकि प्रेजेंट कम है और वैल्यू क्या है? ज्यादा। और लायबिलिटी का वक्त के साथ बढ़ना हमारे किस चीज को जन्म देता है बोलिए? एक्सपेंस को, जिसका नाम हमने क्या दिया? इंटरेस्ट एक्सपेंस। और मैं यहां पे क्या करूंगा? प्रोविजन को मैं कराऊंगा 0.75 से क्रेडिट। और ये प्रोविजन कौन सा वाला है बोलिए? लायबिलिटी वाला है। कौन सा वाला है? लायबिलिटी वाला है। या इस बात को अभी कॉपी नहीं करना, इस बात को एक और अंदाज है समझाने का, तो सुनिएगा। IAS 16 ये कहता है एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर चुके हो लेकिन तुमने अदा नहीं किया। IAS 16 कहता है, इधर आओ, IAS 16 ने बोला बेटा बात सुन, इधर आओ, तुमने लायबिलिटी रिकॉर्ड कितने भी किए? 10.5। कितना देना है? 10। कितना खर्चा होगा बोलो भाई? मैं IAS 16 में बोले इधर आओ बात सुनो, तुमने लायबिलिटी कितने भी रिकॉर्ड किए? क्यों सर? वो प्रेजेंट कम है और वैल्यू ज्यादा है। शाबाश, पे कितना करना है? ये IAS 16 आपसे बातें कर रहा है। पे कितना करना है? तकरीबन 10 मिलियन। तो मैंने बोला यार इसको 7.5 पे क्यों रिकॉर्ड किया? आपने बोला सर प्रेजेंट कम है और हम एसेट को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ईयर जीरो पे, ये किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जो उसकी आज वैल्यू है, जो उसकी आज वैल्यू है। तभी हमने क्या किया? 7.5 को एसेट की कॉस्ट में शामिल किया। बच्चे ये बात समझ आ रही? 7.5 को एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लिया। ठीक है जी। IAS 16 ने बोला यार तुमने पे तो करना है 30 साल के एंड में, जो तुम्हारा खर्चा होगा ना वो कितना होगा तकरीबन बोलो? 10 मिलियन का होगा। तो तुम्हें पता है मैं क्या करूं? मैंने तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कितने भी की? 7.5 पे। अब तुम एक काम ये करो, IAS 16 ये कहता है अब तुम ये अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा है जो तुम इनकर कर चुके हो, एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर चुके हो लेकिन तुमने अदायगी नहीं की। जब अदायगी नहीं की तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा। ठीक, उसकी अदायगी तुमने नहीं की तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो तुम्हारा लगेगा। तो IAS 16 ने हमें क्या रिकॉर्ड करवाया बोलो? शाबाश, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करवाया। उसने क्या बोला कि इसको यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर चुके हो लेकिन तुमने पे नहीं किया। जब पे नहीं किया तो बाबा इंटरेस्ट तो उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि तुमने अदायगी करनी है तीसरे साल में और तुमने आज रिकॉर्ड कितने पे किया है बोलो? 7.5 से। और लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी। सही है जी। टाइम गुजरने की वजह से तुम्हारी लायबिलिटी भी जानी बढ़ेगी। और लायबिलिटी का इस तरह से बढ़ना किस चीज को दावत देता है रिकॉर्ड करने के लिए? इंटरेस्ट को। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको 2-3 रुखों से ये बात समझाने की कोशिश की है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन को क्या किया बोलिए? क्रेडिट किया। अब सुने सर, ईयर 2 में डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड होगा। मैं इसको जरा हाईलाइट नहीं कर रहा। डेप्रिसिएशन कितना आएगा बोलो? अगेन कितना आएगा? 42.5 दूसरे साल भी आएगा और 42.5 तीसरे साल भी आएगा। डन है। लेकिन सर जब मैं ईयर 2 के एंड पे डेप्रिसिएशन डेबिट 42.5 और प्रोविजन क्रेडिट 42.5 करके जब मैं एक और काम करूंगा, वो ये काम होगा कि इंटरेस्ट को मैंने अगेन क्या करना है बोलिए? डेबिट करना है। और प्रोविजन को मैंने क्या करना है बोलिए? शाबाश, क्रेडिट करना है। तो सर मैं ये एरिया, क्योंकि यार 42.5 वाली बात मैं कर भी देता हूं, मुंह जबानी समझ आ जाती, आपको इसमें कोई चिंता नहीं है। आप बोलो अच्छा ये वाली बात के लिए सर ने थोड़ी सी गुफ्तगू डिटेल में की। आइए मैं क्या करूंगा, मुझे लायबिलिटी हेलो 7.5 डे 1 पे थी, ईयर 0 पे, ईयर 1 के एंड पे कितने से बढ़ी? 0.75 से बढ़ी। तो 0.75 से बढ़ के कितनी हो गई? 7.5 प्लस 0.75 करो, 7.5 प्लस 0.75 कीजिए, कितना हो गया? कितना हो गया? 8.25। सही है जी। 8.25 का 10% लो, शाबाश। 0.825 0.825। मेरे भाइयों बहनों क्या ये वाली बात समझ आई? 0.825। अब आप खुद समझ चुके हो यहां पे चल क्या रहा है, क्योंकि बिल्कुल मैं मस्ती मजाक में आपसे बातें कर रहा हूं। 7.5 था तो 0.75 से बढ़ा,
फिर दूसरे साल के एंड में भी कितने से बढ़ा, 0.825 से बढ़ गया। अब मैं बोलता हूं लायबिलिटी हर साल कुछ कुछ अमाउंट से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सर अब पेमेंट का वक्त करीब आया जाता है। ठीक, चलो जी ईयर 3 में आओ, शाबाश। अब आप मुझे बताएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करूंगा और अगेन प्रोविजन को क्रेडिट किया जाएगा। आप मुझे बताना बेटा कितने से क्या हो जाएगा? 7.5 प्लस, चलो यूं बता दो बेटा, 7.5 था, प्लस कराओ 0.75, प्लस कराओ 0.825 का लेंगे 10%। समझ आ गई बात? कंफ्यूजन नहीं होगा। 7.5 थी, बड़ी 0.75 से, फिर कितने से बड़ी? 0.825 से। तीनों को सम अप कर लो, मल्टीप्लाई कराओ 10% से, 0.9075, 0.9075। अब एक काम करो, जहां जहां आपको लायबिलिटी ईयर 0 से ईयर 3 के एंड तक दिख रही है, कैलकुलेटर उठाओ। 7.5 समझ तो गए हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 7.5 प्लस 0.75 प्लस बोलो 825 प्लस 0.9075। सर ये कितना बन गया? 9.98, यानी कि अप्रोक्सीमेटली। समझ गए? चूंकि हम लोग सारे डिजिट्स नहीं ले रहे डेसिमल के बाद, ले रहे होते तो डॉट जवाब कितना आता हमारे पास? 10 का आता। तो सर अभी हमने यहां पे कुछ होता हुआ देखा, और जो भी होता हुआ देखा वो हमें बात समझ आ गई। और ये जो मैंने भी आपके सामने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट जो भी डिस्कस किया, उस कॉन्सेप्ट का मैं नाम देने लगा हूं। लायबिलिटी को हमने ईयर 0 पे रिकॉर्ड किया, किस पे? प्रेजेंट पे। ठीक, क्योंकि प्रेजेंट कम है और वैल्यू ज्यादा है, और लायबिलिटी का टाइम की वजह से बढ़ना इंटरेस्ट को दावत देता है, तो हमने इंटरेस्ट को डेबिट कराया। और ये साल ये काम जो था हमने ईयर 1 के भी एंड पे किया, ईयर 2 के भी एंड पे किया, ईयर 3 के भी एंड पे किया। ठीक, इस प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का। क्या देते हैं? अनवाइंडिंग का नाम देते हैं। सिंपल बोलते हैं अनवाइंडिंग। सर अनवाइंडिंग में क्या होता है? इधर सुनना, इधर एक और अंदाज। सर हमने लायबिलिटी को वाइंड अप करके कितने में रिकॉर्ड किया? 7.5। फिर हमने हर साल के एंड पे उसको अनवाइंड किया। मैं ये कॉन्सेप्ट का पीछे पड़ा हुआ हूं ताकि ये चीज आपके ध्यानों में बैठ जाए। ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट आपका फाइनेंस में इस्तेमाल होना है। वाइंड अप करके यहां पे लिखा है, हर साल क्या किया? अनवाइंड किया। हर साल क्या किया? अनवाइंड किया। तो सर सारे सालों को अनवाइंड करने के बाद अमाउंट कितना आ गया हमारे पास? 10 मिलियन का। इस प्रोसीजर को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं? अनवाइंडिंग का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अब बताइए सर, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे जो हमारा खर्चा हमने एस्टिमेट किया था, अज्यूम करते हैं कि 10 मिलियन का ही खर्चा हुआ हमारा। उसको वहां से मलबे को हटाने का, वो गड्ढे गुड्ढे भरने का, और उस एसेट की अनइंस्टॉलेशन पे जो भी खर्चा था, अज्यूम करते हैं वो कितने का हुआ? बोलो 10 मिलियन का हुआ। तो जब उन खर्चों की अदायगी हो रही होगी तो हम क्या करेंगे? कैश या बैंक को तो कर देंगे क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करेंगे? बोलो 10 मिलियन से। और वो जो प्रोविजन हमारा क्रिएट हुआ था, वो जो लायबिलिटी थी, अब उसके खत्म होने का वक्त आ चुका है। तो प्रोविजन क्या हो जाएगा? जब ये खर्चों की अदायगी हो जाएगी तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और प्रोविजन क्या हो जाएगा? बोलो डेबिट हो जाएगा। डन है? ये सिर्फ था ये 16 की हद तक बातें। अब जहन में एक बात आती है सर, कि आपने जो अमाउंट एस्टिमेट किया था और आपने बोला था अनसर्टेनिटी इसमें है अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से, तभी आपने बोला था प्रोविजन। तो सर क्या ये महंगाई जरूरी है कि 10% से बढ़े? या जो कॉस्ट है आपकी जरूरी है कि इतनी ही हो? मैंने बोला यार सवाल तो मेरे प्यारे भाई जबरदस्त किया तुमने। तो इसकी अकाउंटिंग क्या होगी कि अगर हमें लग रहा है कि यार आज से 3 साल बाद जाके डिस्काउंट रेट इतना होना था, आज से 3 साल बाद जाके
उसकी अनइंस्टॉलेशन पे, उसके रिमूवल पे, उस साइट की रिस्टोरेशन पे इतना खर्चा होना था। तो क्या ये जो एस्टीमेट है हमारा बिल्कुल ही पक्का एस्टीमेट के तौर पे काम करेगा? जवाब आया नहीं। ठीक, मैंने बोला इतना दिमाग तुम्हारे चल कैसे रहा है? आपने बोला सर हम आज से पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट करते थे, तो लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर बैड डेट तो 10%, लेकिन सर इस दफा रिकवरी सही से हुई नहीं, तो हमें अब प्रोविजन को रिव्यू करना है ईयर एंड पे। और हमने बोला सर रिव्यू कराने के बाद अब जो हमारा डाउटफुल डेट का प्रोविजन होगा वो होगा 12%। सर मेरे दिमाग में ये बातें आना शुरू हुई। फिर मेरे दिमाग में और भी बातें आई कि सर डेप्रिसिएशन में भी क्या होता था, आज से पहले हमें लगता था कि एसिड हमें इवनली बेनिफिट दे रहा है, लेकिन सर वक्त गुजरने के साथ पता चला कि यार उसके बेनिफिट्स हमारे पास जो शुरू में थे ना, अब वो इवनली नहीं है, जितने शुरू में था अब बेनिफिट्स में कमी आ रही है। तो हमने बोला यार पहले स्ट्रेट लाइन था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, आरबीएम कर रहे हैं। तो सर ये बातें मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, लेकिन मैंने जब कोर्स में पढ़ी तो मेरी चीज दिमाग में बैठ गई। तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने आपसे यहां पे ये सवाल किया, सर ये जो प्रोविजन आपने एस्टिमेट किया है, क्या ये अमाउंट एक्यूरेट है, एस्टिमेट है? मैंने बोला प्रोविजन है तो उसका मतलब एस्टिमेट है। तो सर ये क्या एस्टिमेट पे आप बिल्कुल कायम दायम है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगी? मैंने बोला यार जानी तूने सवाल तो बड़ा वीआईपी किया है। उससे मैंने पूछा क्यों, तो उसने बता दिया सर मेरे दिमाग में ये चल रहा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, तभी मैंने आपसे ये सवाल किया। तो मैंने बोला हाँ यार तुम्हारा सवाल बिल्कुल अपनी जगह वैलिड है, और ये जो कॉस्ट है इसको हर साल के एंड पे आपने क्या करना होगा, बोलिए, रिव्यू करना होगा। ये जो डिस्काउंट रेट है इसको भी आपने हर साल के एंड पे क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। अगर चेंजेस नहीं आई तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेंजेस आती हैं तो सर उसकी अकाउंटिंग तुमने करनी पड़ेगी। तो उसकी अकाउंटिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड मार्केट में लॉन्च हुआ, उस स्टैंडर्ड का नाम है इफ्रिक 1। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब डिसमेंटलिंग कॉस्ट में अगर किसी भी किस्म का कोई वेरिएशन आता है एस्टिमेशन में, तो उसकी अकाउंटिंग IAS 16 हाथ खड़े कर देगा, बोला भाई ये मेरा काम नहीं है। इसकी अकाउंटिंग के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, इफ्रिक 1 है, जो तुम्हें बताएगा कि इसकी अकाउंटिंग तुमने करनी कैसी है। समझ आ गई बात? तो हम लोग इस डिस्कशन को यहां पे कंक्लूड करके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इनिशियल मेजरमेंट के अंदर हमारे पास 3 बातें आई। क्या आई बोलिए? परचेज प्राइस आया, दूसरा क्या आया, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आया, और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, बोलिए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ गया। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट खाली हमारी यहां पे हमने एंड नहीं की, इसका जो ईयर एंड पे जो भी मामला करने थे हमने उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। उम्मीद करता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको भी ये बात समझ आ गई होगी। इनिशियल मेजरमेंट के बाद हम लोग ने क्या लिखा हुआ था, बोलिए, शाबाश, सबसिक्वेंट कॉस्ट। सबसिक्वेंट कॉस्ट बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं मैं। वो वाला, राइट वाला। चलिए जी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट पे आ जाइए। शुरू में हम अपना पेस थोड़ा स्लो रखे हुए हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें तेजी कर दूंगा ताकि आपकी और हमारी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। 2 से 3 क्लासेस लगती हैं एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझने के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़े। सबसिक्वेंट कॉस्ट, सबसिक्वेंट कॉस्ट कुछ बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस के हवाले से। सर सबसिक्वेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग, सबसिक्वेंट मतलब आगे आने वाला, ठीक, सबसिक्वेंट ईयर, सबसिक्वेंट कॉस्ट, आगे आने वाला साल, आगे आने वाली कॉस्ट। हमने पीपी को रिकॉर्ड कर लिया, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो सर खर्चे तो होने। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? एक्सपेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने PRC 4 में भी पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी सर? एक्सपेंस की डेफिनेशन, आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट का, यानी कि पहली बात उसमें हमने बोली कि भाई
आउटफ्लो होगा। ये मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंस की डेफिनेशन जो आपने पीआरसी में देखी होगी। जरूरत क्यों पड़ी है ये पुराने डिस्कशन की? क्योंकि उस डिस्कशन को FAR1 के साथ मैंने जोड़ना है, इसलिए मैं पुरानी चीज को उठा के इसके साथ जोड़ा। सर एक्सपेंस में हमने क्या पढ़ा था? कोई बता सकता है एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? टेल मी समथिंग अबाउट एक्सपेंस। सर एक्सपेंस मतलब, मैं आपको देख रहा हूं सर, मतलब अखराजात, मतलब यूं ही बोलेंगे, मैं और घूर रहा हूं। आपने बोला सर सैलरी, मैंने आपको घूरा। सर वो रेंट, मैंने बाजी आपकी तरफ देखा। सर वो एडवर्टाइजमेंट, मैंने बोला बच्चे तुम मुझे तो ये मिसाल दे रहे हो, व्हाट इज एक्सपेंस? मैंने बोला व्हाट इज एसेट? सर वो मशीनरी। फिर मैंने घूरा, सर वो प्रॉपर्टी। मैंने बोला भाई तू मुझे एग्जांपल दे रहा है, व्हाट इज एसेट? कोई भी अमाउंट जो चीजों को प्रोसेस करने के लिए लगे। मैंने ऐसी भाई बंदी में पूछी थी ये डेफिनेशन, PRC4 वाली। आउटफ्लो होगा, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए खामोश होकर शर्मिंदगी महसूस कीजिएगा, ठीक है? आउटफ्लो होगा किसका? इकोनॉमिक बेनिफिट का। बेनिफिट्स का ड्यूरिंग द ईयर। सुनिएगा, आपने एक चीज 100 में बेची और खर्चा हुआ 60 का, ठीक है जी? तो आपके पास बेनिफिट्स के इनफ्लो हुए कितने के थे? 100 के, ठीक? उन 100 के बेनिफिट्स का इनफ्लो हासिल करने के लिए, 100 के बेनिफिट्स का इनफ्लो हासिल करने के लिए, ठीक है जी, 60 का क्या होगा? बोले आउटफ्लो होगा। समझ आ रही बात? तो आउटफ्लो हो रहा है उन बेनिफिट्स का जो हमने हासिल किए थे, सही है जी? कितने हासिल किए थे? 100। उसमें से आउटफ्लो कितने का हो रहा है? बोलो 60 का, साल भर के दौरान, ठीक? क्यों हो रहा है सर? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं। सर रिसोर्सेस बोले तो मशीनरी इज अ रिसोर्स, इक्विपमेंट इज अ रिसोर्स, बिल्डिंग इज अ रिसोर्स, फर्नीचर इज अ रिसोर्स। सर व्हाट इज रिसोर्स? कमाने का जरिया। जब उसको इस्तेमाल में लाओगे कमाने के लिए, तो सर वो रिसोर्स तो इस्तेमाल होगा। तो उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए आए रोज उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा होगा, आए रोज ऑयलिंग फ्यूलिंग होगी, आए रोज उसके छोटे मोटे पार्ट की रिपेयर वगैरह भी हो रही होगी, आए रोज बिजली इस्तेमाल होगी, आए रोज गैस इस्तेमाल होगी, पानी इस्तेमाल होगा। तो भाई अगर ये बिजली पानी गैस वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? सर ये मैं केनेस की बात करूं तो केनेस की जो प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग, जिसमें आपको फर्नीचर नजर आ रहा है, ठीक? तो क्या ये केनेस के लिए कमाने का जरिया है? सर बिल्कुल है। आप मुझे बताएं, केनेस के लिए जब ये कमाने का जरिया है तो क्या यहां पे इस चीज को ऑपरेशनल रखने के लिए बिजली इस्तेमाल होगी? सर बिल्कुल होगी। इसका मतलब रिसोर्स को जब आप यूज करोगे तो खर्चे तो होंगे, बिजली पानी गैस रिपेयर मेंटेनेंस। ये वाली बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जब भी रिसोर्स यूज करेंगे आप, तो सर उसको यूज करने के लिए हमारे खर्चे तो आए रोज होंगे। तो वो बेनिफिट जो हमने हासिल किए, ठीक, उनमें से कुछ का होगा आउटफ्लो साल भर के दौरान। क्यों? क्योंकि हम लोग एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग अप ऑफ रिसोर्सेस, समझ आ गई बात? एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग अप ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा नहीं, और ए फॉल इन दी value of asset, or a fall in the value of asset, or in the fall, or a fall in the value of asset. अब ये वाला पॉइंट जो है वो भी आप लोग अब खुद लिंक कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो मौजू है वो डेप्रिसिएशन से भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है।
तो डेप्रिसिएशन में होता क्या है सर, जब हम लोग वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज करते हैं ना, तो आए रोज तेल पानी बिजली गैस रिपेयर मेंटेनेंस के तो खर्चे होते हैं, ठीक। और तो और सुनो बच्चे, जब हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आए रोज साला खर्चा, मशीनरी चालू करो खर्चा, ठीक। तो हो सकता है उसको चलाने के लिए फ्यूल लगता हो, पानी लगता हो, गैस लगता हो, बंदे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, रेंट है, बिजली, पता नहीं क्या क्या है, क्योंकि रिसोर्स जब इस्तेमाल होगा, गाड़ी जब चलेगी तो खर्चा तो होगा, ठीक। घर के भी मामलात को अगर आप देखो, ऑफिस खुलेगा, भले धंधा हो या ना हो, कारोबार हो उस दिन या ना हो, कोई चीज मेरी दुकान से बिके या ना बिके, शटर खुल गया, बिजली इस्तेमाल होगी, बंदे आ गए, उनकी तनख्वाह होगी, या तो तनख्वाह होगी तो दिहाड़ी होगी, चाय वाला आ रहा है चाय दे रहा है, भले मैंने क्या बोला, धंधा हो रहा हो या ना हो रहा हो, भाईजान खर्चा तो है, क्योंकि रिसोर्स को जब भी तुम यूज में लेके आओगे तो वो बोलता है भाई खर्चा तो है। आई होप आपको बात सबको समझ आ रही होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ यूजिंग अप ऑफ रिसोर्सेस, सर वो जो फर्नीचर जो आए रोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनरी जो आए रोज इस्तेमाल हो रही है, क्या इस्तेमाल होने से उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही? हाँ यार कम हो रही है। तो रिसोर्स को यूज करने से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है ना, उसको भी हम लोग क्या अपना मानते हैं, बोलिए, एक्सपेंस मानते हैं। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, एक्सपेंस को तो जन्म देगा, लेकिन उस एक्सपेंस को टिपिकली हम लोग नाम क्या दे रहे होते हैं कि पीपी को यूज करने से जिसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको नाम क्या देते हैं बच्चे? पीआरसी 4 में भी दिया था, डेप्रीसिएशन का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ आ गई होगी कि और ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो चलो ये बात हमने की। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का भी आगाज अब होगा, क्योंकि मैं एक स्टेप नीचे उतरा, पुरानी बातें कुछ रिकॉल की, कुछ लोगों ने नोट डाउन भी कर ली होंगी। अब सर सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब क्या हुआ? ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? पीपीई। तो पीपीई के हवाले से सब्सिक्वेंट की कॉस्ट की बात हो रही है, यानी कि पीपीई पे आगे आने वाले सालों में जो कॉस्ट इनकर होगी उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यहां पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास दो बातें, एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस और एक हमारे पास होता है, बोलिए कौन सा? कैपिटल एक्सपेंस। समझे बात? सर रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? प्रोवाइड बेनिफिट्स अप टू 1 ईयर। और कैपिटल एक्सपेंस में क्या होगा? प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, वही अब आइए जरा सब्सिक्वेंट कॉस्ट के जो ट्रीटमेंट है उस पे बात करते हैं। या तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज रेवेन्यू एक्सपेंस, या तो उसको ट्रीट करेंगे एज कैपिटल एक्सपेंस। दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा उस पर भी हम बात करने लगे। ऐसा खर्चा जिसके करने से, ऐसा खर्चा जिसके करने से उस पीपीई की प्रोडक्टिविटी, लाइफ एफिशिएंसी, आउटपुट, ठीक, पांचवा क्वालिटी ऑफ आउटपुट अगर मेंटेन रहता है। सर एक दफा बोलेंगे दोबारा, ऐसा खर्चा जिसके करने से उस पीपीई की प्रोडक्टिविटी, लाइफ, ठीक,
एफिशिएंसी, 3 बातें। चौथी बात क्या? आउटपुट। पांचवी बात क्वालिटी ऑफ आउटपुट अगर मेंटेन रहता है, ठीक, तो इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस। इन सारी बात को अगर मैं कहूं तो यूं नाम दूंगा, जो डे टू डे सर्विसिंग, या मैं यूं बोल सकता हूं डे टू डे एक्सपेंसेस जो होंगे, ठीक, वो किस में आ जाएंगे? बोलिए, रेवेन्यू एक्सपेंस में आ जाएंगे। क्या ये वाली बात समझ आई? मिसाल के तौर पे हमारे जो कंज्यूमेबल्स हैं, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ लेबर है, ठीक, इसी तरह से कुछ स्मॉल पार्ट्स वगैरह, या मैंने वो जो बात कही थी 5 पॉइंट्स को लेके, खर्चा हुआ, प्रोडक्टिविटी, लाइफ, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेंटेन रही, ठीक, तो इस खर्चे को हम लोग बोलेंगे भाई हमारा रोज का खर्चा है, ये हमारा रोज का खर्चा है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। मतलब क्या हुआ? इस खर्चे को हम लोग एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, तो सर क्या करेंगे? इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, और जो डेबिट होगा वो क्या होगा? वो अमाउंट क्या कर देंगे? एक्सपेंस में जाके डेबिट करा देंगे। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ आई। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। सर 2 बातें बोली हैं आपने। रेवेन्यू एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं, ठीक, इसी बात का दूसरा अंदाज, रेवेन्यू एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। तो डेबिट करना बोलो या चार्ज करना बोलो, एक बात याद करें, पीआरसी 4 में हमारे पास सवाल आते थे, व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड, या व्हाट अमाउंट फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी चार्ज। कभी कभार यू सवाल करता था, और कभी कभार बोलता था व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट, ठीक। तो कभी अल्फाज डेबिट का बोलता, कभी वो अल्फाज चार्ज का बोलता। सर आखिरी बात बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस को या तो आप बोलो डेबिट होंगे, या तो आप क्या बोलो? चार्ज होंगे। समझ आ रही बात? अब आ जाइए कैपिटल एक्सपेंस। यहां पे 3 बातें हम करेंगे। सर कैपिटल एक्सपेंस हम नहीं किया, देखते हैं। मतलब इन शॉर्ट में यूं बोलता हूं, खर्चा हुआ, ठीक, हमने बात की खर्चा मैं करता हूं, और उससे 5 बातों में से प्रोडक्टिविटी, लाइफ, एफिशिएंसी, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट अगर मेंटेन है तो कौन सा खर्चा? बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंस। और इसी में एक बात हटा के ऐड करा दो कि प्रोडक्टिविटी, लाइफ, एफिशिएंसी, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट अगर बोलो इंक्रीज हो जाएगा तो सर वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। और कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, जब कैपिटल एक्सपेंस होता है तो एसेट की कॉस्ट में क्या होता है? बोलिए, इजाफा होता है। कैपिटल एक्सपेंस बैलेंस शीट में ले जाया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाया जाता है। मैं बहुत सुकून शांति से बात कर रहा हूं ताकि कोई ब्लंडर हमसे ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस डेबिट होते हैं। 1 मिनट, अम्मा लाइट खोलें, सारी लाइट खोल लें। डन? अच्छा जी। और कैपिटल एक्सपेंस कहां जाते हैं? बोलिए, बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंस P&L, और कैपिटल एक्सपेंस बोलिए कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। अब यहां पे उसने बोला चलो ये बात तो तुम्हारे इल्म में है, बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन यहां पे कुछ और बातें भी मैं आपसे जरा तवज्जो के साथ करना चाहता हूं। उसने कहा खर्चा हुआ और इंक्रीज हो गई, बोलिए
लाइफ। सर मतलब हमने एक एसेट एक्वायर किया था, उसकी लाइफ थी 10 साल, हमने 2 साल इस्तेमाल किया, लाइफ रिमेनिंग कितनी रह गई बोलिए? 8 साल। हमने 2 साल गुजरने के बाद उस एसेट पे खर्चा किया और उस एसेट की लाइफ जो रह गई थी कितनी बोलिए? 8 साल। खर्चा करने से उसकी लाइफ जो थी रिमेनिंग बढ़ के हो गई 12 साल। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो 4 साल का हमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा उस खर्चे करने की वजह से, तो आप मुझे बताओ हमारे रेवेन्यूज में फर्क आएगा या नहीं आएगा? ईमानदारी से बताएं। वैसे तो सर रेवेन्यूज हमारे जो आने थे रिमेनिंग 8 साल पे आने थे, ठीक है जी, लेकिन इस खर्चा करने की वजह से हमारे रेवेन्यूज में एडिशनली कितने साल इजाफा होगा बोलो? 4 साल। तो सर लाइफ अगर बढ़ रही है तो रेवेन्यूज पे भी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट पड़ना है। या यूं बोल सकते हैं कि सर लाइफ बढ़ी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी वगैरह वगैरह, यानी कि लाइफ बढ़ना अल्टीमेटली किसका बढ़ना बोलिए? रेवेन्यूज का बढ़ना। तो उसने बोला अगर तुम देख रहे हो कि रेवेन्यूज में उस खर्चे की वजह से तुम इजाफा होता हुआ देख रहे हो, उस खर्चे को क्या बोलो? बोलो कैपिटल एक्सपेंस। दूसरा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के हवाले से बात कर लेते हैं, समझ आ जाएगी बड़े आराम से बात। सर एक मशीनरी है, 1 घंटा हम चलाते हैं तो हमारे 100 यूनिट बनते हैं। हमने उसी एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे कुछ खर्चा किया, 1 घंटे में अब 100 के बजाय 150 यूनिट बनते हैं। तो सर टाइम उतना ही लग रहा है लेकिन हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई? बढ़ गई। तो सर अल्टीमेटली हमारे रेवेन्यूज भी क्या होंगे? बोलो बढ़ेंगे। तो सर इस तरह के खर्चे को भी हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो कैपिटल एक्सपेंस। उसने बोला या तो तुम्हारी लाइफ बढ़ी हो या तो तुम्हारी क्या बढ़ी हो? बोलो एफिशिएंसी बढ़ी हो। तीसरी बात उसने कहा कैपेसिटी। सर कैपेसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम लोग का मकसद होता है या हम लोग रेफर कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी को, और जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे होते हैं तो हमारा उस वक्त मेनली कंसर्न होता है प्लांट एंड इक्विपमेंट। समझ आ रही बात? और जब हम बात करते हैं कैपेसिटी की तो अमूमन हम रेफर कर रहे होते हैं किसको? प्रॉपर्टी को। सर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास लेट्स सपोज जो हमारी बिल्डिंग है उसके 2 फ्लोर हैं। आप खुद समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं। सर हमने 1 फ्लोर और बना दिया तो टोटल कुल मिला के कितने फ्लोर हो गए बोलिए? 3 फ्लोर। डन। तो सर 2 फ्लोर जब हमारे इस्तेमाल में थे तो उससे हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, या 2 फ्लोर में हमारे पास जितने स्टूडेंट आते थे अब स्टूडेंट बढ़ गए हैं, उन 2 फ्लोर में हम उनको एकोमोडेट नहीं कर सकते तो हमने उसके लिए तीसरा फ्लोर बनाया। अब तीसरा फ्लोर जब हमने बनाया तो आप मुझे बताइए खर्चा तो हुआ, पूरा फ्लोर बना, जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों रुपए आपका खर्च हुआ होगा, लेकिन सर उस खर्चे का आउटकम क्या आना है बताइए? हमारी रेवेन्यूज वही के वही रहने खर्चे के बाद, या रेवेन्यूज में इजाफा होना है? ईमानदारी से बता दो इजाफा होना है। तो अगर इजाफा होता हुआ देख रहे हो बाबा रेवेन्यूज में, तो तुमने उस खर्चे को क्या ट्रीट करना होगा? कैपिटल एक्सपेंस। ठीक, ये बातें आपने PRC 4 में भी पढ़ी होंगी, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, सिर्फ मैं पिछले काम को जरा समेट रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में जाके। सर हम यूं बोल सकते हैं कि खर्चा हुआ और हमारे रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, खर्चा हुआ हमारे रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पे मेंटेन रही। समझिएगा, खर्चा हुआ, उस खर्चे से 3 अल्फाज बोलूंगा, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रही। कौन सा खर्चा? थैंक यू वेरी मच। कौन सा? रेवेन्यू। खर्चा हुआ जिस रंग नस्ल का भी हुआ हो भाई, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी क्या हुआ? बढ़ गई, तो उस खर्चे को हम लोग अमूमन कैपिटल एक्सपेंस। अब इसकी अभी हम बातें कर रहे हैं जिसमें भी फिलहाल एक बात हुई कि भाई यहां तो मैंने बोला था ना प्रोडक्टिविटी लाइफ, लिख दो भाई जान, लाइन से लिख दो, प्रोडक्टिविटी लाइफ एफिशिएंसी आउटपुट क्वालिटी ऑफ आउटपुट अगर बढ़ जाता है, यहाँ 3 बातें, 2 बातें और फिट कर लो भाई, मेरा क्या जाएगा। लेकिन उन सारी बातों का खुलासा मैंने क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, जो बातें उन्होंने लिखी हुई होती है मैं उन्हीं बातों को जरा अपने मस्ती मजाक के अंदर कैजुअल नोट पे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा सर यहाँ पे आ जाइए, अब आ रहा है इसमें मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा, जगह नहीं है मेरे पास।
मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट पे जाने से पहले सही है जी, मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट पे जाने से पहले आप यहां पे एक एरो लगाओगे, डाउनवर्ड एरो, सही है जी, और लिखोगे आप, समझ गए, यानी कि ये खर्चे हुए। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेंस? सर इट विल बी टेकन टू बैलेंस शीट, इट विल बी टेकन टू बैलेंस शीट। तो सर वो जरा आप लिखवा देंगे, इट विल बी टेकन टू बैलेंस शीट और फला फला इसके साथ ये वाला मामला होगा। मैं वही लिखवाने जा रहा हूं, लिखो जरा इस एरो के नीचे, एडेड टू बुक वैल्यू, एडेड टू बुक वैल्यू, एडेड टू बुक वैल्यू एंड added to book value and depreciated over its remaining life। यानी कि सिंपल क्या हुआ, जो भी खर्चा हुआ ना एसेट की कॉस्ट में या बुक वैल्यू में, उस खर्चे को ऐड करा दो और फिर क्या करेंगे, ऐड कराने के बाद क्या होगा, जो भी उसकी रिमेनिंग लाइफ रह गई उस पे उसको क्या करेंगे, बोलिए, डेप्रिशिएट करेंगे, सिंपल। ठीक है बच्चे, एडेड टू बुक वैल्यू एंड डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स रिमेनिंग लाइफ। अब बात कर लेते हैं मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट पे बात कर लेते हैं। एक बात की जाती है कि सर अगर स्मॉल पार्ट्स का कोई रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक, और मेजर पार्ट की रिप्लेसमेंट हो रही है, बड़ा नॉर्मल सा डिस्कशन है कि हम खुद इस कश्मकश में कि सर नया पार्ट डला है, कम मालियत का, ज्यादा मालियत का, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, और नया पार्ट है कैपिटलाइज होगा, ज्यादा मालियत का सर वो तो कैपिटलाइज होना ही है, लेकिन छोटी मालियत का सर उसको भी हमने बोला भाई नया पार्ट है ना कैपिटलाइज करेंगे। स्टैंडर्ड आया, उसने ये कहा कि भाई जब भी तुम प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल करते हो ना, तो भाई आए रोज छोटे मोटे पार्ट तो लगते ही हैं, पुराना पार्ट घिस जाता है, नया पार्ट रोज लगेगा। और ये मशीनरी की यूज करने की शराइत ही है कि भाई इसको यूज करेंगे रोजाना, एक चीज घिस जाएगी, छोटी सी चीज है, दोबारा डालो, उसके बगैर मशीनरी चलेगी नहीं, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो अब अगर पार्ट रिप्लेस किया जा रहा है और उस पार्ट की कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, या यू बोलेंगे वो जो पार्ट रिप्लेस किया जा रहा है उसकी कॉस्ट इममटीरियल है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, ठीक, तो उसको जो है तुम अपना स्मॉल पार्ट्स में काउंट करो, और वो जो भी कॉस्ट है ना उसको तुम अपनी डे टू डे कॉस्ट में शामिल कर लो। और डे टू डे कॉस्ट तुम जानते हो कि कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस के तौर पे जाएगी, दाने। और सर अगर हमारा कोई पार्ट रिप्लेस हुआ और वो मेजर पार्ट था और उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, मेजर पार्ट मतलब एक अहम तरीन पार्ट है, उसके बगैर मशीन को यूज करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और उस पार्ट की कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, अगर मेजर पार्ट रिप्लेस हो रहा है, अगर मेजर पार्ट रिप्लेस हो रहा है, तो आप मुझे बताइए हम लोग क्या करेंगे। यहां पे डाउनवर्ड का एरो लगाइए, क्या ट्रीटमेंट होगा। एक बात तो तयशुदा है भाई, स्मॉल पार्ट अदली बदली होते हैं, क्या करोगे, रेवेन्यू या कैपिटल, बोलो रेवेन्यू। अगर पार्ट मेजर रिप्लेस हो रहा है तो क्या करेंगे, कैपिटल। ये बात हो गई तय। सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जरा यहां पे लिखें, एडेड टू बुक वैल्यू added to book value provided disposal of old
disposal of old part is recorded. हाँ जी हुजैफा, प्रोवाइडेड क्या लिखी बात, एडेड टू बुक वैल्यू, प्रोवाइडेड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड पार्ट इज रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉर्डेड। मतलब क्या हुआ सर, समझाएंगे क्या समझ आती है बात? भाई बुक वैल्यू में ऐड होगा ये बात तो है, लेकिन शर्त ये है कि पुराने पार्ट को भी तुमने अपने पास से क्या करना होगा, डिस्पोज ऑफ करना होगा, क्योंकि अगर उसको डिस्पोज ऑफ तुम नहीं करोगे या उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे डिस्पोजल को, तो तुम्हारे पास एसेट्स जो है वो ज्यादा शो हो रहे होंगे। ऑल्दो वो एसेट तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होगा, लेकिन चूंकि यार आप समझ गए, पुरानी मेरे पास एक मशीनरी थी मिलियंस ऑफ वर्थ की, उसमें मिलियंस ऑफ वर्थ के पार्ट लगे हुए थे, एक मेजर पार्ट मैंने उसको बदला, वो भी लाखों का था, नया पार्ट डाल दिया लाखों का, और पुराना पार्ट जो है वो मेरी किताबों में अभी भी रिकॉर्ड हुआ है। तो आप मुझे बताओ एसेट्स क्या दिख रहे होंगे आपको, ज्यादा दिख रहे होंगे कम दिख रहे होंगे? ज्यादा। तो हमें तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने भी बोला था ना बच्चे, एसेट को बढ़ा चढ़ा के शो करने की जरूरत नहीं है। तो उसने भी यहाँ पे खुद आपको बोल दिया भाई तू इसमें ऐड तो कर रहा है ना, कर ले यार, कोई मसला नहीं है, मना नहीं करता, लेकिन वो जो पुराना पार्ट जो तुम्हारा फारिग हो गया है ना, उसको भी तुमने अपने पास से निकालना पड़ेगा, शर्त ये है मेरी। उम्मीद करता हूँ ये अंग्रेजी जो बोली है बात और जो मैंने समझाया रिलेट हो गया होगा। अब आ जाइए, इसमें हमारे पास आ रही है तीसरी बात, और तीसरी बात में हमारे पास है क्या चीज बेटा, क्या है? मेजर इंस्पेक्शन। मेजर इंस्पेक्शन। हैंडआउट मैंने आपको दिया है, इसके पेज नंबर 10 पे आइएगा। हैंडआउट जो दिया मैंने, ये ले ले बेटा, हैंडआउट जो दिया है इसके पेज नंबर 10 पे आ जाइए, और पेज नंबर 10 पे हम बात करेंगे मेजर इंस्पेक्शन से रिलेटेड। सर एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे कि एरोप्लेन की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, या रोड पे चलने वाली बसेस की बात करें, या गाड़ियों की बात करें, या चिंची रिक्शा की बात करें, या हमारे पास जो डिफरेंट ट्रक्स डंपर्स वगैरह जो रोड पे चल रहे होते हैं इसकी बात करें, तो सर इनको जब भी हम इस्तेमाल में लाते हैं तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई परमिशन रिक्वायर्ड होती है कि भाई जो आपकी व्हीकल, जो जहाज, जो ट्रेन, जो गाड़ियां हैं, जो डंपर्स हैं, क्या वो हर एतबार से फिट हैं कि उनको रोडों पे लाया जा सके और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके? सर गाड़ी फिट होती है तभी तो हम लोग रोड पे लेके जाते हैं। गाड़ी का अगर एक्सेल टेढ़ा होगा, या टायर पंचर होगा, या गाड़ी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही होगी, तो आप मुझे बताइए इस तरह की गाड़ी को रोड पे ले जाने की इजाजत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लीव इट, लेकिन ईमानदारी से बताइए होना क्या चाहिए? सर गाड़ी जब तक फिट नहीं है रोड पे लाने के लिए, हम लोग उसको छोटे डिस्टेंस के लिए भी रोड पे नहीं लाएंगे। यहां तो खैर बहुत सारे मामला दे दिला के सेटल हो जाते हैं, लेकिन उसूल तो यही है कि सर जब तक चीज फिट नहीं है उसको घर से बाहर ना निकालो। इसके लिए लॉज एग्जिस्ट जरूर करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई एप्लीकेशन हो रही है नहीं हो रही वो एक अलग बात। इसी तरह से हम अपने डिस्कशन को जरा बढ़ाएं तो सरकार ये कहती है कि भाई आपने हर 2 साल में ये जो आपके डंपर्स हैं या जो आपके एयरक्राफ्ट हैं, हर 2 साल में, हर 3 साल में ये जितनी भी ट्रेन आपकी चल रही है, फला एक्सप्रेस या धमाका एक्सप्रेस, ठीक, इसके लिए सरकार की तरफ से आपको एनओसी जारी ही इस पर्पस के लिए इस जो किया था वो कहा गया था हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 4 साल में आपने अपनी इस प्लांट की, इस मशीनरी की क्या करानी है? बोलिए, इंस्पेक्शन करानी। किसकी तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ है? सरकार की तरफ से। अब बात करते हैं सर, जैसे एयरक्राफ्ट की अगर हम एग्जांपल लें, एयरक्राफ्ट में एक यहां से आपने कराची से आपने जहाज लिया,
फॉर इस्लामाबाद, ठीक, आपका डेस्टिनेशन इस्लामाबाद था। अब आप बताइए वही PIA का या वही सीरीन एयरलाइन का, जो भी पाकिस्तानी एयरलाइन का जहाज कराची से इस्लामाबाद जाता है और इस्लामाबाद पे रुक के फिर वो पेशावर जाएगा, तो आप मुझे बताइए क्या उसकी पेशावर फ्लाई करने से पहले उसकी कोई इंस्पेक्शन वगैरह होगी या नहीं होगी? बताइए, आप जाते हैं कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से आपने जाना है सक्कर और शक्कर से आपने जाना है आगे पंजाब साइड पे निकल जाना है, तो आप मुझे बताइए कहीं ना कहीं एक सर्टेन किलोमीटर कवर अप करने के बाद आप उसकी इंस्पेक्शन करते हैं नहीं करते? यार ईमानदारी से बताओ। सर उसमें टायरों में हवा देखते हैं, पानी देखते हैं और इंजन ऑयल वगैरह देखते हैं, वगैरह वगैरह और भी चीजें होती हैं। तो आप मुझे बताइए उस इंस्पेक्शन पे क्या कोई खर्चा होगा या नहीं होगा? बोले होगा। तो सर ये भी तो इंस्पेक्शन है, इस पे भी तो खर्चा हो रहा है, तो इस खर्चे को हम क्या ट्रीट करें? कैपिटल एक्सपेंस? खुद बताइए ईमानदारी से। नो सर, मुनासिब नहीं है। ऐसे तो हमारा सफर तय होते जाएगा, खर्चा होते जाएगा। एसिड लेके निकले थे 10 रुपए का, हजारों किलोमीटर कवर अप करने के बाद बजाय एसिड की वैल्यू कम होती है, हाँ तो भाई तू क्या कर रहा है कि तेरे एसिड की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो यार वो मैंने खर्चा किया हर पॉइंट पे रुक रुक के, तो उसको मैं क्या कर रहा था, एसिड कॉस्ट में शामिल कर रहा था। दिस इज रॉन्ग। आप भी इस बात से एग्री करेंगे। तो इस तरह के खर्चे को जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे इंस्पेक्शन हो रही है, उस चीज को काबिल इस्तेमाल हालत में रखने के लिए, सही है जी, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए नहीं भैया, काबिल इस्तेमाल हालत में रखने के लिए। आपने एकदम वो पलटी नहीं मार रही हो काबिल इस्तेमाल हालत वाली बात, तो भाई वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। काबिल इस्तेमाल हालत में रखने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है आप बताइए ये कौन सा खर्चा होगा? बोलो रेवेन्यू एक्सपेंस। अब सर कराची से गया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची या पेशावर वगैरह वगैरह वगैरह, जहाज चल रहा है, खर्चे हो रहे हैं। सरकार ने कहा है, एविएशन लॉ है, मिसाल के तौर पे आपने हर 2 साल बाद इतने किलोमीटर फ्लाई करने के बाद या हर 2 साल बाद आपने अपने जहाज को लंगर अंदाज करना है। अगर हम बात कर लेते हैं शिप्स की बात करते हैं तो लंगर अंदाज करना, समझ गए आप क्या करना है? और उसके बाद उसका एक तफसीली मुआयना होगा, ठीक, जिसमें उसके हर पार्ट का क्या किया जाएगा, बोलिए, हर एंगल से उसका क्या किया जाएगा, बोलिए, इंस्पेक्शन किया जाएगा। और इंस्पेक्शन जब कर लिया जाएगा तो खर्चा होगा, और फिर आप उस एसेट को आगे आने वाले 2 सालों तक मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं, या इतने किलोमीटर चलने के बाद या इतने घंटे इस्तेमाल करने के बाद, ठीक, इसकी इंस्पेक्शन फिर से आपके ऊपर ड्यू हो जाएगी। और जब तक वो नहीं करवा लेते आप उस एसिड को इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे। लेकिन इतने किलोमीटर इस्तेमाल करने के बाद, इतने घंटे इस्तेमाल करने के बाद, इतने आपके फ्लाइंग आवर्स के बाद सरकार की तरफ से अगर हमें ये कंडीशन लगाई गई है, तो उस इंस्पेक्शन पे जो खर्चा होगा, ठीक, उस खर्चे को हम लोग ईमानदारी से बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए, कैपिटलाइज करेंगे। तो सर अगर एसेट था 10 लाख का और इंस्पेक्शन पे खर्चा होता है 2 लाख का, ठीक, 10 लाख वाले की लाइफ है 10 साल, और वो जो 2 लाख का खर्चा हो रहा है इंस्पेक्शन पे, उसकी लाइफ है सिर्फ 2 साल। तो अब आप मुझे बताइए एसिड हमें पढ़ कितने का गया? 10 + 2 लाख कितना हुआ? बोलो 12 लाख। डन है? कितना हुआ? 10 + 2 कितना हो गया बेटा? 12 लाख। तो ये कितना हो गया? ठीक, ये हो गया। अब सुनिए, मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, तो मैं पता है क्या करूंगा? यूं कर दिया मैंने, 1000 डिवाइडेड बाय करूंगा 10, बोलो कितना आया? बोलो 100। और फिर शाबाश 200 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? 2 करूंगा, तो कितना आया? बोलिए 100 आ गया। डन है? ये कितना बन गया? बोलिए 1000 बन गया। आप जरा समझना, आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड 1200 विद 10। क्या ये बात समझ आ रही है? सर इंस्पेक्शन की जो लाइफ है वो कितने साल है? 2 साल। और वो जो एसिड की जो लाइफ है अदर देन इंस्पेक्शन, वो कितनी है? 10 साल। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एसिड में से इंस्पेक्शन वाले पोर्शन को अलग से डेप्रिशिएट कराऊंगा, क्योंकि उसकी लाइफ ही कितनी है? बोलिए 2 साल।
और उसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है उसकी लाइफ कितनी है बोलिए 10 साल। तो अगर मैं 1200 डिवाइडेड बाय 10 करता हूं तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 120। ठीक, एक साल एसिड इस्तेमाल हुआ, दूसरे साल एसिड इस्तेमाल हुआ, ठीक है जी। अब हमने अगेन क्या करानी पड़ेगी बोलिए इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी, और इंस्पेक्शन पे कॉस्ट कितनी लगेगी बोलिए 2 लाख अज्यूम करते हैं। तो स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि वो जो आपने इंस्पेक्शन कराई है ना उसको तुम एसिड की कॉस्ट में शामिल जरूर करो बच्चे, शामिल जरूर करो। हमने बोला सर ताबेदार, लेकिन उस इंस्पेक्टेड अमाउंट को, इंस्पेक्शन पे जो कॉस्ट लग रही है तुम्हारा खर्चा हो रहा है, उसको तुम एसिड की टोटल लाइफ पे डेप्रिशिएट ना करो, उसको जो इंस्पेक्शन कराने की जो लाइफ है ना उस पे तुम डेप्रिशिएट करो। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। कुछ ये बात समझ आई। अब मैं बकिया पोर्शन जो कुछ हमें नहीं समझ आया उसको यहां पढ़ते हैं और इंशाल्लाह चीजों को एकदम फुल सॉलिड क्लियर करते हैं। आइए, व्हेन एन एसिड रिक्वायर, पेज नंबर 10 पे मैं आ गया। जब एसिड, व्हेन एन एसिड रिक्वायर रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन एज अ कंडीशन टू इट्स कंटिन्यूड यूज, an example given in I 16.14 being an aircraft, then the cost thereof or an estimate thereof must be capitalized as soon as the cost is incurred or an obligation arise. This inspection will be recognized as an asset. तो इसका मतलब इंस्पेक्शन कॉस्ट को हम लोगों ने क्या करना है बोलिए, क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है क्या बेटा, एज एन एसेट। अच्छा जी, दिस मेजर इंस्पेक्शन एसेट इज देन, हमने कितना इंस्पेक्शन पे खर्चा किया बोलो 2 लाख। बोलता है दिस मेजर इंस्पेक्शन एसेट इज देन डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड until the date of the next inspection. कितने साल लिए हमने 2। if the cost of the inspection is significant and the rate and method of depreciation of the inspection differs from that applied to other part of the related asset, then the cost of the inspection must be recognized as a separate asset. अब जरा इसी बात को नीचे एग्जांपल में समझने की कोशिश करें ताकि हर एंगल से बात एकदम सॉलिड क्लियर हो जाए। New legislation was promulgated on 1st September 20x1, whereby all public transport buses are required to undergo regular major inspection every 2 years. It can be 3, 4, 5, 10, whatever. Room Limited owns a bus that has a carrying amount of, C stands for currency, 80,000 as at 1st January 20x1. आप बताइए कैरिंग अमाउंट कितना है 80,000। सर ये सी कैरिंग अमाउंट नहीं, नहीं सी जो है वो करेंसी है, कैरिंग अमाउंट सी ए होता है, और सी जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे वो करेंसी के लिए, करेंसी रुपया डॉलर वगैरह वगैरह। 1 जनवरी पे हमने क्या किया है, कैरिंग वैल्यू बता दी, और नया कानून पास कब हुआ है 1 सितंबर 2021 पे। द बस इज डेप्रिशिएटेड ओवर द स्ट्रेट लाइन मेथड टू अ निल रेजिडुअल वैल्यू एंड हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल ऑन 1 जनवरी 2021। कैरिंग वैल्यू कितनी है 80,000 है, और लाइफ कितनी है बोलिए रिमेनिंग 10 साल। मेजर इंस्पेक्शन ऑफ दिस बस वाज परफॉर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ सी कितना है 20,000। अब आइए जरा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। रिक्वायरमेंट में क्या बोलता है, जर्नल्स बनाओ और बैलेंस शीट में कैसे शो होना है वो दिखाओ। आओ एंट्री देखो, 1 अक्टूबर 2021 को जब इंस्पेक्शन हुई तो क्या एंट्री बनाई जा रही है, शाबाश, क्या एंट्री बनाई जा रही है। जिस तारीख को इंस्पेक्शन हुई है 20,000 रुपए खर्चा हुआ है, बोले बस मेजर इंस्पेक्शन डेबिट हुआ कितना 20,000, और कैश बैंक क्या हो गया क्रेडिट, इसमें किसी को एतराज नहीं। 20,000 वाली बात ऑल सेट। आगे बढ़ो, ईयर एंड आ गया, ईयर एंड आ गया तो भाईजान सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने बनते हैं 10 महीने बनते हैं, यानी कि इंस्पेक्शन जब कराई उससे लेके ईयर एंड तक कितने महीने बचे 3। डन। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। नाउ बी वेरी केयरफुल। डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और अलाउंस तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो यहां पे वो कर क्या रहे, मैंने यहां पे काम किया था ना ये वाला, मैं 1200 की जगह लिखूंगा 80, सॉरी मैं लिखूंगा यहां पे कितना लिखूंगा 80,000 प्लस कितना 20,000 कितना हो जाएगा 100। डेप्रिसिएशन के लिए पता है मैं क्या करूंगा 80 डिवाइडेड बाय 10 और 20 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही होगा।
तो मुझे बताइए 80 डिवाइड बाय 10 किया कितना आया 8, और 20 डिवाइड बाय 10 किया कितना आया 10, तो 100 माइनस 18 बोलिए 82। अब जरा यहां पे आना, शायद आपने आगे पढ़ भी लिए क्या काम हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा, यहां पे देखिए, एक मिनट, होल्ड ऑन, देयर इज अ मिस्टेक। नो 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 नो, मैं बात कर रहा था ना 3 महीने की, बोली तो थी बात, लेकिन मैं उसके साथ पूरा रिलेट कर रहा था। तो मैंने यहां पे 20 डिवाइड बाय 2 किया तो आया 12 महीनों का, लेकिन मल्टीप्लाई बाय सर उस वक्त से लेके ईयर एंड तक कितने महीने बनते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12। मैंने कोई ये जबरदस्त या मुश्किल बात यहां पे अभी नहीं की है। कितना बन जाएगा इसका, बोलो 2.5। मैं उम्मीद करता हूं वाली बात समझ आ गई होगी, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, तो सिंपल सा है ना भाई। जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन कराई उस वक्त से लेके ईयर एंड तक क्या हुआ सर, हमने यहां पे अभी इस काम में देखा ये कि वो जो मेजर इंस्पेक्शन थी ना, उसको आपने एसेट की कॉस्ट में शामिल तो कर लिया। और जरा नीचे उतरना, बैलेंस शीट में देखो कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट में कैसे देखेगा, जरा आओ। एसेट में देखो नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में देखो बस बेटा कितने पे आ रही है, 80 प्लस 20, बोलो कितना, 100 माइनस कितना हो रहा है 8 माइनस कितना हो रहा है 2.5। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू शो दिस इन द बैलेंस शीट। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी कि भाई मेजर इंस्पेक्शन एसेट जो है ना, क्या वो एसेट की कॉस्ट में शामिल हो रहा है, सर अल्लाह की कसम शामिल हो रहा है, ठीक। लेकिन मेजर इंस्पेक्शन के अमाउंट को हम लोग ओवर इट्स रिमेनिंग लाइफ क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि उस रिमेनिंग पार्ट की जो लाइफ थी उस पर डेप्रिशिएट करें। मेरे भाई ये वाली बात समझ आ गई, कोई सवाल? देखें यहां पे आ जाओ, 80,000 क्या है बोलिए, कैरिंग वैल्यू है या कैरिंग अमाउंट है, लाइफ कितनी है 10 साल, तो 80 डिवाइड बाय आप करो 10, कितना आया 8। सर अब पता हुआ क्या है कि वो जो बसेस है ना, उनको यूज करने के लिए कानून पास हुआ है कि हर 2 साल बाद जाके उनकी क्या करानी है, इंस्पेक्शन। अब आप आगे मेरे पास आस्तीन चढ़ा के पूछ रहे हैं सारे 60,000 इस 20,000 का क्या करें। मैंने बोला मेजर इंस्पेक्शन है, सरकार ने बोला था 2 साल बाद। बेटा बात सुनो, इस 20,000 को ना कैरिंग अमाउंट में जाके ऐड कराओ, ठीक है जी। सर अब क्या करूं, मैंने बोला अब तुमने कब करानी इंस्पेक्शन, तो उसने बोला सर इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट मेरे पास है ना, उसमें नीचे भी एक नोट लिखा हुआ है एवरी 2 ईयर्स। तो मैंने बोला बेटा एक काम करना, ये जो इंस्पेक्शन पे जो खर्चा हुआ है ना, कितने का 20 का, इसका डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तुम डिनोमिनेटर लोगे 2। सर वो तो एसेट की रिमेनिंग लाइफ जो थी मेरे पास 10 थी। मैंने बोला बेटा वो जो इंस्पेक्शन के अलावा जो एसेट की जो पार्ट है ना, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, बोलो 80, और उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, बोलो 10। लेकिन चूंकि यहां पे इंस्पेक्शन तुमने हर 2 साल बाद जाके करानी है, तो इंस्पेक्शन की लाइफ कितनी है, बोलिए 2 साल है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जो भी इंस्पेक्शन पे हमारा खर्चा हुआ कैपिटलाइज तो होगा, ठीक, लेकिन जो डेप्रिशिएट करेंगे वो एसेट की रिमेनिंग लाइफ पे नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन की जो लाइफ है उस पे ऊपर होना है डेप्रिशिएट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जो भी मेजर पार्ट है, ठीक, और सॉरी जो भी हमारे पास इंस्पेक्शन पे खर्चा हुआ, ठीक है जी। अब एसेट की लाइफ मिसाल के तौर पे रह गई थी 10 साल, और इंस्पेक्शन भी 10 साल में होनी है, तो फिर हम लोग को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि उसको अलग और इसको अलग, ठीक। डायरेक्टली क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय बोलो 10। लेकिन सर वो जो इंस्पेक्शन है ना वो हर 4 साल में होनी है, तो मैं बोलूंगा जरा अब तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि हर 4 साल में होनी है, तो जो इंस्पेक्शन पे हमारा खर्चा हुआ तो डिवाइडेड बाय उसको क्या कराएंगे 4। अगर पूरे 12 महीनों का है तो फिर प्रोरेट करने की जरूरत नहीं है, प्रोरेट मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12 या 4 बाय 12, वो करने की जरूरत नहीं है, जाने। और वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे। ये वाली बात मैं कहना चाहूँ। हाँ जी,
देखिए सुनिए, अब सवाल अभी ये आया, सवाल यहां पे आया, आप जरा एक दफा चले, आपने सवाल कर दिया, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सर सवाल ये आया कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे भी तो था ना ऐसा मामला, तो आप पहले से उसको एस्टिमेट करा के क्यों नहीं अपने पास ईयर 0 पे एसिड की कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं? सर करना तो ये चाहिए। क्या इनका सवाल आपको समझ आया? इन्होंने बोला सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट में क्या होता था, हम एस्टिमेट करते थे और डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते और प्रेजेंट वैल्यू एसिड की कॉस्ट में शामिल कर देते। सर इसमें भी तो वही करना चाहिए था। कोई जवाब देगा? हाँ चलो, लॉ भी एग्जिस्ट करता है। हम, आप भाई ने बोला सर लॉ बाद में है, मैंने बोला नहीं, लॉ एग्जिस्ट करता है। पता नहीं वाली बात तो मैं आपकी पिक करूंगा, लेकिन वो आगे जो बात बोली वो उसको डिलीट कर देंगे। सवाल समझ आ चुका है क्या हुआ है? बाजी बोल रही है कि सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की तरह इसको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे कि फ्यूचर, जब आपको पता है। ठीक, सुनो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट में और इसमें फर्क क्या है? फर्क है, बोलना चाहोगे खुबैब? सुने सर, डिसमेंटलिंग कॉस्ट में और इसमें फर्क क्या है? पहले मैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट की एक छोटी सी बात करूंगा, जितना जोर देके बात करूंगा आप यहां पे फौरन बात को पकड़ लोगे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो फ्यूचर कॉस्ट है उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और हम एसिड कॉस्ट में शामिल कर देते हैं। ये वो कॉस्ट है जो शर्तिया तौर पे आपने अदा करनी है। आपने प्लान स्टार्ट कर लिया, आपने बोला नहीं यार मेरे लिए फिजिबल नहीं है, सरकार बोलता है मेरी जान बात सुन, तुझे मैंने एनओसी दिया ही इस वजह से था कि आज से 3 साल बाद जाके तूने इस एसिड का मलबा शलबा अनइंस्टॉलेशन साइट रिस्टोरेशन करनी है, यूज करो ना करो मेरी बला से। अब जरा यहां पे आओ, सर लॉ तो पास हुआ था, हमने बोला हाँ हम इस लॉ के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं। हमने क्या किया कि 2 साल इस्तेमाल किया, डिवाइडेड बाय हमने जो भी था 10 किया, सही थी। हमने बोला यार हम जो है ना अब वो पुरानी बसों को बेच रहे हैं और नई बसें डाल दी। ठीक, पुरानी बसें बेच दी, नई बसें डाल दी। हम कब एसिड की कॉस्ट में उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? जब ये बात एग्रीड हो कि तुमने चाहे आंधी आए या तूफान तुमने ये कॉस्ट बेयर करनी है। दैट इज डिसमेंटलिंग। यहां पे सर हमने ट्रांसपोर्ट का काम ही बंद कर दिया है और हमने शरारत यूं की कि उसकी जो भी कॉस्ट थी उसको डिस्काउंट करके फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट की, डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली। एसिड भाई ठाटे मार रहा है, पहले साल दूसरे साल ज्यादा प्यार है, और 2 साल बाद जाके हमारी इंटेंशन ये थी यार ट्रांसपोर्टेशन का काम बंद कर देंगे या बंद नहीं करेंगे, पुरानी बसें बेचेंगे, नई बसें डाल देंगे, या बड़ी हमारी ट्रांसपोर्टेशन का काम था छोटी गाड़ियों पे आ जाएंगे, छोटी से बड़ी, यानी कि वो वाली दुकान जो थी ना बड़ी बसों वाली या छोटी गाड़ियों वाली, उसमें से हमने कोई बंद की। यानी कि आपको ये नहीं पता कि कल आपका क्या इरादा हो जाए। डिसमेंटलिंग कॉस्ट में बाजी बोलो, आपने मुझे बोला मैं सरकार हूं, यार वो सरकार मेरा इरादा चेंज हो गया। मैंने बोला घंटा यहां से निकलो, आपको जब मैंने तय कर दिया था तो पे करना पड़ेगा। यहां पे मेजर इंस्पेक्शन में आई, आपने बोला सर अगर मैं इस पे भी, वो बोलता है भाई कल को तुम्हारी नीयत बदल गई तो फिर क्या होगा? डिसमेंटलिंग कॉस्ट में तुम्हारी नीयत बदले ना बदले, बच्चे पे करना है। लेकिन यहां पे जो बात हो रही है ना, यहां पे कल को तुम्हारी नीयत बदल गई, सर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के और एसिड कॉस्ट में ऐड कर सकती थी। मैंने बोला बच्चे नहीं करना ये। सर क्यों नहीं करने देना? मैंने बोला अभी तुम्हारी नीयत है, कल को तुम्हारी नीयत बदल के बोला भाई मैं ये कारोबार ही बंद कर रही हूं, तो सर क्या हुआ? मैंने बोला होगा क्या कि तुम 2 साल तक बैलेंस शीट में अपने एसिड की जो वैल्यूज होगी ना वो ओवर स्टेट कर रही होगी, तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड कर रही होगी। ये मैं नहीं करने दूंगा। इसलिए मेजर इंस्पेक्शन को हम लोग उस वक्त तक अपने पास बाजी कैपिटलाइज नहीं करेंगे जब तक, यहां पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ था, मैं जरा पॉइंट यहां पे पढ़ के बताता हूं। मेजर इंस्पेक्शन के पहला पैराग्राफ में आना,
वो बोलता है मस्ट बी कैपिटलाइज एज सून एज द कॉस्ट इज। बोलो, जब वो कॉस्ट इनकर हो जाए तो क्या करना है? बोलिए, कैपिटलाइज करना है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है? जिम्मेदारी आन खड़ी हुई। भाई अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई है, ठीक? इससे पहले तुमने उसको कैपिटलाइज नहीं करना। इसकी बात जितनी अंग्रेजी की समझ आई या ना आई, मैंने अपने अंदाज में आपको बात बता दी। भाई बाजी दिल करे या ना करे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया, एनओसी जारी ही हुआ सूरत पे कि यूज करो ना करो, मां की आंख, आपने ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। मैंने जान की ऐसी मुहावरा इस्तेमाल किए, ठीक? मेजर इंस्पेक्शन में तुम्हें करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। साला मां की आंख, कल तुम्हारी नीयत बदल गई, आपने बोला हाँ सर शरारत यहां पे हो सकती है। मैं मां की आंख सिर्फ एक मुहावरतन बोल रहा हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि भाई खर्चा तो करना पड़ेगा, तुम यूज करो ना करो, आई डोंट केयर, यू हैव टू बेयर दिस अमाउंट। सर अल्लाह ना करने देना, ओ भाई तुझे मैं एनओसी इस सूरत में दूंगा, अदरवाइज नो एनओसी। मेजर इंस्पेक्शन में उस वक्त तक करने नहीं दूंगा जब तक तू बच्चे ये खर्चा कर नहीं लेता। पहले से मैं तुझे रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दूंगा। बेटा आई होप आपको बात समझ आ गई हो। तो मेजर इंस्पेक्शन पे हम अपने डिस्कशन को करते हैं एंड, और इसके बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है? इनिशियल क्या है इसके बाद? एक्सचेंज ऑफ एसिड है, और कल इंशाल्लाह एक्सचेंज ऑफ एसिड को हम डिस्कस करके और इनिशियल मेजरमेंट पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक है जी? तो आप लोग प्लीज काइंडली वो जो नोट्स हैं उसको अरेंज कर लें ताकि मुझे जो है ना नोट्स प्रिंट आउट करा के फोटोकॉपी करके देने की जरूरत ना पड़े। इस हफ्ते भी चलें, जितना जल्दी हो जाए वो अपने पास आप बुक अरेंज कर लें ताकि हमें फोटोकॉपीज देने की जरूरत ना पड़े। सर बाकर से प्लीज पूछ लीजिएगा, सर बाकर से आप प्लीज पूछ लीजिए, तो फिर वो फोटोकॉपीज ही फिर आपको देंगे। हाँ जी, आप सर बाकी से अकाउंटिंग का पूछ लीजिएगा FIR में। यार उसमें होता ये है कि हमारे जो नोट्स होते हैं, जो भी हमारा प्रैक्टिस मटेरियल होता है, वो सारा उसमें शामिल है। जैसे कि ये नोट्स है ना, अभी इसका ताल्लुक आईकेप की बुक से नहीं है। नोट्स के अंदर एक पूरा एक बंडल होता है जिसमें ये भी शामिल होगा, उसमें आईकेप के 5 चैप्टर्स भी शामिल होंगे, यानी कि वो काम जो मैंने क्लास में कराना है वो सारा शामिल होगा। बुक का कंटेंट अलग होता है और इसके अंदर तकरीबन सारे ऑलमोस्ट 5 चैप्टर शामिल होंगे, और वो ये जो शामिल नहीं है वो अलग से फिर मैं आपको फोटोकॉपीज करके दे देता हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।